हाँ भाई देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो बात की थी उसमें अपन ने बात की थी बहुपदीय फलन की। बहुपदीय फलन चल रहा था अपना, ठीक है। और बहुपदीय फलन में मैंने आपको बताया था कि अगर डिग्री 0 है तो अचर फलन मिलेगा, डिग्री 1 है तो रेखीय फलन मिलेगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक फलन मिलेगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक मिलेगा, डिग्री 4 है तो 4 घात का फलन मिलेगा, है ना। और फिर मैंने उनके ग्राफ के बारे में कुछ आपको आइडिया दे दिया था कि भाई 4 घात का है तो कैसा मिलेगा। इस तरह के चीजें हम लोग देख चुके हैं, राइट है। अब आज उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हमें आगे क्या बढ़ना है, हमें इसके आगे देखना है कि अब इसके आगे हमें क्या करना है, राइट। अच्छा, क्यूबिक फंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब बहुपदीय फलन के बारे में बता चुका हूँ कि बहुपदीय फलन जो होते हैं उनका प्रांत r होगा, उनका परिसर जो होगा वो तो या तो r होगा या r से कम होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया था कि बहुपदीय फलन हमेशा कैसे होते हैं, सतत होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यदि fx एक बहुपदीय फलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि fx एक बहुपदीय फलन है, यदि fx एक बहुपदीय फलन है, क्लियर है, fx एक बहुपदीय फलन है, ठीक है। तथा fx इंटू f1/x बराबर fx प्लस f1/x, ओके। यदि fx एक बहुपदीय फलन है तथा ये कंडीशन दे रखी हो, यदि fx एक बहुपदीय फलन है तथा एक ये कंडीशन दे रखी हो, तब आप फंक्शन क्या लेके चलेंगे, आप फंक्शन लेके चलेंगे प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, क्लियर है। आप फंक्शन क्या लेके चलेंगे, आप फंक्शन लेके चलेंगे प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, क्लियर है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि अगर fx एक बहुपदीय फलन है तथा ये कंडीशन दे रखी हो तो फंक्शन क्या लेके चलना है, फंक्शन ये लेके चलना है, क्लियर। अच्छा, n क्या कहलाती है, उस बहुपदीय फलन की यहाँ पर डिग्री होगी, बहुपदीय फलन की क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, क्लियर है। ये बहुपदीय फलन की डिग्री होगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, क्लियर है। तो fx अगर एक बहुपदीय फलन है तथा ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो आप फंक्शन ये लेके चलेंगे प्लस माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, ओके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो अपन क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और किस तरह से सॉल्व करना है, श्योर। तो चलिए आओ क्वेश्चन इस पर करना चालू करते हैं। देखिए, यदि f एक बहुपदीय फलन है, यदि f एक बहुपदीय फलन है, यदि f एक बहुपदीय फलन है, क्लियर है, दिख रहा है। यदि f एक बहुपदीय फलन है तथा fx इंटू f1/x बराबर fx प्लस f1/x, ठीक है माने, ओके। यदि f एक बहुपदीय फलन है तथा fx इंटू f1/x बराबर fx प्लस f1/x है, ओके। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि f(3) का मान -26 है, f(3) का मान -26 है तो f(4) का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये है, अगर f(3) का मान -26 है तो f(4) का मान क्या होगा। तो शुरू किया जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम कर लेते हैं। देखिए, जब आप ये लाइन देखोगे ना तो लाइन देखते ही बच्चे को समझ में आ गया कि यार, इसको देखते ही बच्चे के दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि मुझे फलन क्या लेके चलना है, राइट, मुझे फलन क्या लेके चलना है, ओके। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले बच्चा फलन लेगा, क्या लेगा बच्चा, फलन fx बराबर x की पावर n प्लस 1 और fx बराबर माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। कोई तकलीफ नहीं है। अब आपने मुझे 3 पर मान दे रखा है, किस पे मान दे रखा है, 3 पर। आपने x बराबर 3 पर मुझे मान दे रखा है, क्लियर है। तो x बराबर 3 पर मान दे रखा है तो मैं x की जगह 3 रख देता हूं। तो मैंने x की जगह 3 रख दिया, तो f3 माइनस 26 बराबर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 26 बराबर माइनस 3 की पावर n प्लस 1, ओके। मैं 3 मैंने यहां रख दिया, 3 मैंने यहां रख दिया, ओके। f(3) का मान -26 दे रखा है तो यहां से -27 बराबर 3 की पावर n आ गया, यहां से 27 बराबर 3 की पावर n आ गया, ओके। अब आप चरघातांकी याद करो, याद है चरघातांकी, चरघातांकी मैंने कई बार बोला था, चरघातांकीय फलन कभी नेगेटिव नहीं होता, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं 3 की पावर x का ग्राफ बताऊंगा तो 3 की पावर x का ग्राफ या तो ऐसे जाएगा, या 3 की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसे जाएगा, क्लियर है। तो चरघातांकीय फलन कभी भी नेगेटिव नहीं होते, और जब चरघातांकीय फलन कभी भी नेगेटिव नहीं होते इसका मतलब ये संभव नहीं, क्लियर है, ये चीज संभव नहीं है। तो यहां से आप निकाल लीजिए, n का मान कितना आ गया, 3,
ध्यान रखना। तो ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी, यानी ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यार ये पॉसिबल ही नहीं है ना, संभव ही नहीं है। तो यहाँ से n का कोई मान ही नहीं आएगा, और जब n का कोई मान ही नहीं आएगा तो ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास n का मान 3 आ गया, और n का मान अगर 3 आ गया तो फंक्शन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरा फंक्शन जो है वो आ चुका है, और मेरा फंक्शन क्या आएगा, मेरा फंक्शन आएगा -x³ + 1। फंक्शन क्या आएगा, -x³ + 1 आ गया। तो F4 पूछा है आपसे, क्या पूछा है F4, तो F4 आएगा -4³ + 1 यानी -63। इस क्वेश्चन का आंसर हम टिक करेंगे -63। क्या टिक करेंगे, -63। क्लियर, ओके। जब भी आपके सामने कंडीशन आए पहले फंक्शन ये लेके चलना है। फिर आपको दे रखा था 3 पे मान, आपने 3 रख दिया। 3 रखने के बाद n की, देखो ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से आपके पास n का मान 3 आ गया, n का मान 3 आ गया नहीं, फंक्शन आ गया। फंक्शन आ गया तो आप उठा के रख दीजिए, 4 का मान आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा, आप ढंग से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि f एक बहुपदीय फलन है, यदि f एक बहुपदीय फलन है, यदि f एक बहुपदीय फलन है जो log2f(x) बराबर log2f(x) बराबर log2 2 + 2/3 2/9 अनंत तक जा रहा है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है log3 1 + fx/f1/x। ओके, ये क्वेश्चन है। यदि f एक बहुपदी फलन है तथा ये चीज दे रखी है, को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, ठीक है। log2f(x) बराबर log2 10 × 10 को संतुष्ट करता है। आगे उसने पता है क्या लिखा है, उसने बोला है कि अगर f 10 का मान 1001 है तो f 20 का मान क्या होगा। आगे क्वेश्चन। अब भाई देखो, देखने में क्वेश्चन की शक्ल बहुत अच्छी है, नो डाउट, बिल्कुल अच्छी शक्ल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने में लग रहा है, धांसू। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। अब मैंने क्या करा, दिमाग लगाना चालू किया। मैंने देखा यार ये तो इनफाइनाइट जीपी है, क्या ये इनफाइनाइट जीपी है, क्लियर है। तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है 2 प्लस, है ना, 2 + 2/3 + 2/9, ये तो इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है a/1 - r, a/1 - r, तो 3 आएगा, कितना आएगा, a/1 - r, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 3। श्योर है, मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है, पक्का। तो अब ये 3 आ गया, इसका मतलब अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, अब मेरा क्वेश्चन बन गया log2f(x) बराबर, ठीक है, log, ओके, log सुनना अच्छे से जो होने वाला है, ये log2 है और ये चीज 3 आ गई है ना, ठीक है। तो ये तो log बेस में 2 है और ये चीज 3 आ गई है, तो इसको लिख दो log3/log2, इसको लिख दो log3/log2, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ठीक है। ये चीज 3 आ चुकी है तो log3/log2 बेस चेंजिंग फॉर्मूला। अच्छा, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा बेटा log 1 + f(x)/f(1/x) डिवाइड बाय log3, और ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज अपने पास 3 आई, तो log2 और ये 3 था, तो उसको लिख दिया ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, है ना। तो log3/log2, ये लिख दिया log/log3, log3 से log3 कट गया, ठीक है, समझ में आ गया। भाई जिन लोगों ने log पढ़ा होगा 11th क्लास में, उनको पता होगा कि log में एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं हम, बेस चेंजिंग फॉर्मूला, है ना, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, इस तरह से एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं। उसी फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज किया है, उस फॉर्मूले का यूज करके मैंने यहाँ लिख दिया है, श्योर। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, गीता के सार को आगे बढ़ा देते हैं। तो गीता के सार को आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखिए गीता क्या कहती है, गीता ये कहती है बेटा कि log2f(x) बराबर ये चीज अपॉन ये चीज, log2 नीचे है तो उसको क्या लिख सकता हूँ वापस, log2, और ये बन जाएगा 1 + fx/f1/x, ठीक है। तो ये चीज अपॉन ये चीज बिकम्स ये चीज, क्लियर है। आप चाहे तो वापस बेस चेंज कर लीजिए, जैसे ही बेस चेंज करेंगे वापस ये चीज आ जाएगी। तो ये चीज ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बेटा, एक ही बात है, क्लियर है।
यहां तक आ गया, यहां तक आने से क्या होगा, log 2 से log 2 उड़ जाएगा, log 2 से log 2 उड़ जाएगा, श्योर है, ठीक है, log 2 से log 2 उड़ जाएगा, तो उड़ा रहा हूं मैं log 2 से log 2, तो log 2 से log 2 उड़ जाएगा। तो जब log 2 से log 2 उड़ेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा fx बराबर में क्या बचेगा 1 प्लस fx अपॉन f 1 बाय x बचेगा। तो यहां से आएगा fx इंटू एफ 1 बाय एक्स बराबर fx प्लस f 1 बाय एक्स। आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, यहां तक आप पहुंच गए, श्योर, ठीक है। मतलब ये कहता है ना कि भाई जाना तो था एक रास्ते पर उस रास्ते पर पहुंचने में जो टाइम लगा वो टाइम हमने लगा लिया और हम फाइनली वहां तक पहुंच गए जहां तक हम पहुंचना चाहते थे, यानी इस फंक्शन पर हम आ चुके हैं। क्लियर। इसके बाद की स्टेप्स तो आपको पता ही है, आपको तकलीफ नहीं है, तकलीफ इससे पहले वाली थी, वो तकलीफ तो हट गई, भाई हमने फंक्शन निकाल लिया, यहां तक आ गए। इसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद मुझे पता है कि फंक्शन क्या लेके चलना है, इसके बाद मुझे पता है कि फंक्शन क्या लेके चलना है, राइट है। तो यहां तक आने के बाद मुझे पता है कि फंक्शन क्या लेके चलना है, तो फंक्शन लेके चलना है x की पावर n प्लस 1 और फंक्शन लेके चलना है माइनस x की पावर n प्लस 1, ठीक है, आ गया। अच्छा, आपने 10 पे मान दे रखा है, किस पे मान दे रखा है, 10 पे, किस पे मान दे रखा है, 10 पर, तो x की जगह 10 रख लेते हैं, x की जगह 10 रखेंगे तो f ऑफ 10 दे रखा है 1001, f ऑफ 10 दे रखा है 1001 बराबर 10 की पावर n प्लस 1, इधर कितना आएगा 1001 बराबर माइनस 10 की पावर n प्लस 1, आ गया। तो यहां से 1000 बराबर 10 की पावर n आएगा और यहां से 1000 बराबर माइनस 10 की पावर n आएगा, आ गया, ओके। बार बार एक ही बात हम बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल का भी, भाई इस माइनस को धर ले आओ ना, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। एक्सपोनेंशियल भी कभी नेगेटिव होगा नहीं ना, ये बात पहले थोड़ी देर पहले भी बोली थी मैंने, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां से n का मान कितना आ रहा है 3, और अगर n का मान 3 आ रहा है तो फंक्शन आ गया x क्यूब प्लस 1, ओके। अगर n का मान 3 आ रहा है तो फंक्शन कितना आ गया x क्यूब प्लस 1, और आपने मुझसे मान पूछा है 20 पर, तो 20 पर मान आएगा 20 का क्यूब प्लस 1 यानी 8001, ओके। तो 20 पर जो मान आएगा वो आएगा 20 का क्यूब प्लस 1 यानी 8001, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी इस क्वेश्चन की, क्योंकि हम डायरेक्टली उस फंक्शन पे नहीं पहुंचे, पहले सॉल्व करके उस फंक्शन पे पहुंचे, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मतलब मुझे पसंद है, कुल मिला के क्वेश्चन मुझे पसंद है और अच्छा है क्वेश्चन, नो डाउट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है f एक बहुपदीय फलन है, f एक बहुपदीय फलन है, क्लियर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है। आगे क्या लिखा है उसने लिखा है कि fx x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस f x अपॉन वाई बराबर fx इंटू f1 बाय वाई माइनस 1 बाय वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाय वाई 6 प्लस 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, r नॉट, प्रत्येक x जो r नॉट का सदस्य है, प्रत्येक x जो r नॉट का सदस्य है। f1 का मान 1 नहीं है और f2 का मान 9 है, ओके। तो आपको बताना है f4 का मान क्या होगा। आगे क्वेश्चन, आपको लग रहा हो यार क्या धांसू सा क्वेश्चन आ गया, तो बहुत भारी हो गया यार, क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक सा लग रहा है यार ये तो, है ना। तो यहां से लग रहा होगा आपको बहुत सिचुएशन जो है विकट टाइप की लग रही है अपन को, है ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आपने बोला है f1 का मान 1 नहीं है ना, तो यार f1 का मान है क्या फिर, अगर f1 का मान 1 नहीं है तो क्या है, तो देख लेते हैं ना एक बार। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले f1 का मान निकाल लेते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x आ रहा है और जहां जहां y आ रहा है वहां रख दो 1, भाई हम कुछ भी रख सकते हैं x और y, जीरो को छोड़कर बस, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना, x और y जो है, तो यहाँ पर आ गया, तो मैंने x और y 1 1 रख लिया 1 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 1 रखूंगा तो f1 कितना आ गया, 3f1 आ गया। इधर आ जाइए, f1 कितना हो गया, f1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर कितना आएगा, -1 + 1 कट जाएगा तो +2 बचेगा। तो सबसे पहले x की जगह 1 रख लीजिए, रख लिया x की जगह 1, x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास आएगा f1 का स्क्वायर -3f1
प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से F1 का 2 मान आएंगे, 1 और 2 आ गए। अब F1 बराबर 1 तो संभव ही नहीं है ना, आपने बोला है क्वेश्चन में F1 बराबर 1 नहीं है। F1 का मान क्या होगा बेटा 2। क्लियर। तो एक बात तो तय है कि इस क्वेश्चन में ये बात तो समझ में आ गई कि F1 का मान 2 होगा। आ गया ना सबको। तो F1 का मान क्या होगा 2 होगा। श्योर है, ये समझ में आ गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने क्या करा, अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाना चालू किया इस क्वेश्चन में। मैंने क्या दिमाग लगाना चालू किया कि यार कहीं ये वो वाली फॉर्म तो नहीं बन रही, कौन सी वाली, fx इंटू f1/x। तो अब सोचना चालू करते हैं, अगर वो वाली फॉर्म चाहिए तो क्या होना चाहिए, fx प्लस f1/x होना चाहिए, fx प्लस f1/x होना चाहिए। 1/x का मतलब है अगर मैं y की जगह x रख दूं, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। तो fx प्लस f1/x वाली फीलिंग आ रही है। तो अगर मैं y की जगह x रख दूं तो fx प्लस f1/x, fx इंटू f1/x वाली फीलिंग आ रही है, राइट है। तो मैंने क्या करा, इस एक्सप्रेशन में y बराबर x रख दिया। जहां जहां दुनिया में y आ रहा है वहां x रख दो, ठीक है। जहां जहां दुनिया में y आ रहा है वहां x रख दो। तो fx आएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस f1/x आएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मेरे पास f1 आएगा। अच्छा यहाँ कितना आएगा मेरे पास, fx आएगा, f1/x आएगा। अच्छा यहाँ कितना आएगा, ये आएगा -1 + 1, ठीक है, -1 + 1 + 2, ये आ जाएगा। श्योर। तो जहां जहां मेरे पास दुनिया में y आ रहा था वहां पे x रख दिया। क्लियर है। अच्छा ये कैंसिल हो गया, कर लिया। अच्छा f1 का मान कितना है भैया, 2 था। f1 का मान कितना था, 2 से 2 कट गया। f1 का मान 2 था, 2 से 2 कट गया। तो फाइनली हम वहीं पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था, यानी इसी सिचुएशन पर हम आ गए। और इसको देखते ही हम खुश हो जाएंगे, अरे ये तो वही है यार जो पिछले 2 क्वेश्चन से आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसको देखते हैं मैं समझ में आ गया कि फंक्शन क्या लेके चलना है। तो क्या लेके चलना है, फंक्शन लेके चलना है x की पावर n+1 और -x की पावर n+1, राइट। तो इसको देखते ही मेरे मन में पहला ख्याल क्या आएगा कि यार फंक्शन क्या लेके चलें, राइट है। तो फंक्शन में क्या लेके चलूंगा, इसको देखते हैं। फंक्शन में लेके चलूंगा, फंक्शन लेके चलेंगे x की पावर n+1 और -x की पावर n+1 चलेंगे, ठीक है। या तो ये लेके चलो या फिर ये लेके चलो, ठीक है। और आपने 2 पे मान दे रखा है, किस पे मान दे रखा है, 2 पे। तो आप x की जगह 2 रख दोगे, x की जगह 2 रखोगे तो 9 बराबर 2 की पावर n+1 और 9 बराबर -2 की पावर n+1 आ गया। तो यहां से n बराबर 3 आ जाएगा। और यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर n बराबर -8 आएगा, जो कि संभव नहीं है। क्लियर। और अब तक तो समझ में आ गया होगा क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बार से हम देख रहे हैं कि सीधी सी बात है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता। तो n का मान क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। n का मान 3, और n का मान 3 आने का मतलब समझे, फंक्शन क्या आएगा। अगर n का मान 3 आ गया तो फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन मेरे पास आएगा x³ + 1। ओके, अगर n का मान 3 आ गया तो फंक्शन क्या आएगा, x³ + 1 आ गया। और फंक्शन अगर x³ + 1 आ गया तो 4 पे मान निकाल लीजिए। तो कितना आएगा मान 4 पर, तो 4 पर मान आएगा 4³ + 1 यानी 65। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे बहुपदीय फलन पर, है ना। बहुपदीय फलन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई बहुपदीय फलन क्या होता है ना। अच्छा कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बहुत टाइम से फेमस भी हैं, कई सालों से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको आने चाहिए हर हालत में। तो ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास है, वो भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए, वो कहता है कि px एक 6 डिग्री, 6 डिग्री मतलब घात, px एक 6 डिग्री मतलब घात का बहुपद है। px एक 6 डिग्री का बहुपद है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है वो। ओके, ऐसा बोल रहा है कि px एक 6 डिग्री का बहुपद है। और ये भी बोला है कि 1 पर मान 1 है, 2 पर मान 2 है, 3 पर मान 3 है, 4 पर मान 4 है, 5 पर मान 5 है और 6 पर मान 6 है। ओके, ऐसा उसने बोला है। चलिए ये आ गया। तो उसने पूछा है कि P7 का मान क्या होगा, है ना। क्या पूछा है उसने, P7 का मान क्या होगा। अब आप सोचो कि जब ये क्वेश्चन आया, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, पिछला वाला जो पार्ट मैंने लिया था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो मैं बता रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको 8-10 तो मिल जाएंगे आराम से। और जब बच्चा ऐसे क्वेश्चन देख लेता ना, एक क्वेश्चन आपने देख लिया ना, आपको फील आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, 1 पर 2 पर 3 पर, 1 पर 1 आ रहा है, 2 पर 2 आ रहा है, 3 पर 3 आ रहा है, 4 पे 4 आ रहा है, 5 पे 5 आ रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फंक्शन कैसे डिसाइड करूंगा भाई, 1 पर 1 आ रहा है तो पहले 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर और फिर 6 पर। देख लिया। आज जब मैं 1 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 3 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये लिख लिया। प्लस 1 पर क्या चाहिए 1, 2 पर क्या चाहिए 2, 3 पर क्या चाहिए 3, 4 पर क्या चाहिए 4, 5 पर क्या चाहिए 5, x पर क्या चाहिए x, यानी प्लस x। ये आपको फंक्शन लिखना आना चाहिए, बस ये तरीका है, खत्म क्वेश्चन। अगर आपने लिख लिया खेल खत्म। कैसे, आपने क्या सोचा यार 1 पे अगर मैं 1 रखूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 प्लस 1 आएगा, 2 पर ये 0 प्लस 2 आएगा, 3 पर ये 0 फिर 3 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो बेसिक है ना वो उस तरह के क्वेश्चंस का ऐसे करना है आपको बस। और एक बार फंक्शन डिफाइन कर लिया, आपने पूछा है 7 पे मान क्या होगा, तो x का मान 7 रख दो, और x का मान अगर 7 रखेंगे तो P7 आएगा बेटा 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 7, यानी आएगा 727। कितना आ जाएगा 727। क्लियर। इस तरह से आप सोच सकते हैं। श्योर। अच्छा चलिए, एक मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, मैं ऐसे पूछ लेता हूं, आपसे पूछ लेता हूं, है ना। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन ऐसे ना होकर, ये तो आंसर आ गया। मान लेते हैं क्वेश्चन होता P1 पर 1 होता सपोज, है ना, और 2 पर होता 8, ठीक है, 3 पर होता 27, है ना, 3 पर होता 27, ठीक है, 4 पर होता 64, है ना, 5 पर होता 125 और 6 पर होता 216। तो आप बताओ फंक्शन क्या लेके चलते हैं। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे जस्ट नॉलेज में कि अगर एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल होता, अब P1 पर अगर 1 होता, 2 पर 8 होता, 3 पर 27 होता, 4 पे अगर 64 होता, 5 पे अगर 125 होता, 6 पे 16 होता, 216 होता, तो क्या लेके चलते? तो ऑब्वियस ही बात है, ये 1 का मतलब 1 का क्यूब है, 8 का मतलब 2 का क्यूब है, 27 का मतलब 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो यहाँ क्या लेके चलते हैं, यहाँ क्यूब आ जाता है, बस दैट्स ऑल। ये सब कर सकते हैं आप। समझ में आ गया? फंक्शन डिफाइंड हो जाता है, सॉल्व कर लेते हैं। तरीका समझ में आ गया? तो इस तरह से सोचना है बेसिकली, ये सोच है क्वेश्चंस को करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इस ग्राफ को देखिएगा आप लोग, ये ग्राफ जा रहा है, ये 2 है, ये 3 है और ये अल्फा है। ओके ठीक है, ये -2 है। ये जो पॉइंट है उसने दिया है 0,5। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है f' बराबर 3 है किस पॉइंट पर, 0,5 पर। ओके 0,5 पर f' का मान 3 है, तो आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है, आपसे बताना है fx क्या होगा। क्वेश्चन है कि fx क्या होगा। क्लियर है, fx क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया भाई साहब, क्वेश्चन को लगातार देखते हैं। भाई जब तक आप देखोगे नहीं, भाई मैथ्स क्या कहती है, मैथ्स ये कहते हैं कि जब तक मैंने इस पैटर्न का क्वेश्चन देखा नहीं तो मुझे फील कैसा आएगा। तो वही तो आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की। अब आपने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा, आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप सीखो ना। जब मैं आपको पॉलिनोमियल के कर्व समझा रहा था तो मैंने यार ऐसा कर्व बनाया था, ये क्यूबिक का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अच्छा मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि भाई ये टच कर रहा है ना, इस जगह पर टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 मूल हैं, कौन कौन से, -2 और -2। जब टच कर रहा है तो दोनों मूल समान है, -2 और एक मूल हो गया अल्फा, ठीक है, 2 मूल हो गया -2 और एक मूल हो गया अल्फा। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन को लिखेंगे कैसे लिखेंगे भाई, 2 मूल तो यहां पर हो गए x + 2 का स्क्वायर और एक मूल हो गया अल्फा, x - अल्फा, और साथ में कोई कांस्टेंट आ सकता है, वो कांस्टेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी होगा, तो उसको मैं लैम्डा बोल देता हूं। ठीक, सबसे पहले सोचो कि मैंने फंक्शन कैसे लिखा है, फंक्शन को लिखना सीखो। यहाँ टच कर रहा है, टच करने का मतलब यहाँ पर 2 मूल है, -2 इसलिए स्क्वायर लिखा है, अगर अलग अलग होते तो मल्टीप्लाई करके लिखते। अब यहाँ पे तो सेम है ना, x + 2 फिर x + 2 और एक मूल हो गया अल्फा, और साथ में लैम्डा क्यों लिखा है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। आ गया यहाँ तक आने के बाद ये कर्व किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0,5 से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये पास हो रहा है 0,5 से, 0,5 से पास होने का मतलब है x बराबर 0 पे इसका मान 5 है, x बराबर 0 पे इसका मान 5 है, तो 5 बराबर लैम्डा, x की जगह 0 रख दो, 4 और -4 अल्फा, ठीक है। तो यहां से -4 लैम्डा अल्फा बराबर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। फिर आपने एक चीज और बोली है मुझे, आपने बोली है कि f' का मान 3 है 0,5 पर, 0,5 पर आपने बोला है f' का मान 3 है, तो ठीक है, अच्छी बात है सर। f' निकाल लेते हैं, p',
पी डैश एक्स, ठीक है। पी डैश एक्स का मान 3 है 0,5 पर, तो उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, है ना। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो लैम्डा से तो कोई मतलब ही नहीं है, यून टू भी लगा लूं, x प्लस 2 के स्क्वायर को रखोगे x माइनस अल्फा 1 हो गया, x प्लस 2 के स्क्वायर को रखोगे x माइनस अल्फा का 1 हो गया, प्लस x माइनस अल्फा को रखोगे तो उसका आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या किया, इसको रखा इसका 1 प्लस इसको रखा इसका, हो गया, ठीक है। अच्छा क्या बोला उसने कि 0,5 पर x बराबर 0 पर इसका मान 3 है, p डैश x का मान 3 है, तो x बराबर 0 पर p डैश x का मान कितना है 3 है, तो x बराबर 0 पर इसकी जगह तो 3 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लैम्डा x बराबर 0 रखो कितना आएगा 4, बिल्कुल ठीक है। x बराबर 0 रखो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 4 अल्फा, आ गया, माइनस का 4 अल्फा आ जाएगा, श्योर है, यहां तक आ गए। अच्छा यहां तक आने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से अपन देख लेते हैं क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई है ना, तो ये आ गया 3 बराबर 4 लैम्डा 1 माइनस अल्फा, आ गया। चलिए तो यहां से 4 लैम्डा का मान कितना हो गया, 4 लैम्डा का मान आ गया 1/2 से, 1/2 से, है ना। 4 लैम्डा का जो मान आएगा वो आएगा -5 बाय अल्फा, कितना आएगा माइनस का 5 बाय अल्फा, ठीक है। 4 लैम्डा की जगह मैंने 1 से रख दिया है माइनस का 5 बाय अल्फा रख दिया, तो यहां से आएगा 3 अल्फा और 5 अल्फा, 3 अल्फा और 5 अल्फा प्लस 5 अल्फा, तो यहां से अल्फा आएगा 5/2, अल्फा आएगा 5/2, और आना भी चाहिए था भाई, जो भी अल्फा निकल कर आएगा ये तो तय है कि वो 2 से 3 के बीच में ही आना चाहिए, तो इसका मतलब मेरा अल्फा सही आया है, आ गया। अच्छा अल्फा का मान अगर 5/2 आ गया तो काम खत्म ही हो गया ना ऑलमोस्ट, भाई अल्फा आ ही गया। समीकरण नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लैम्डा निकाल लेंगे, तो 1 से अल्फा का मान 5/2 रख दो यहाँ पर, है ना, अल्फा का मान 5/2 रख देता हूं, तो -2 लैम्डा इंटू 5 बराबर 5, तो लैम्डा का मान आ गया -12, लैम्डा का मान आ गया -12, क्लियर है। लैम्डा का मान -12 आ गया, तो उसने ये fx नहीं px है, बेसिकली मैंने px मान लिया था इसलिए px के लिए सारी चीजें हैं, तो लैम्डा का मान -12 आ गया, और लैम्डा आ चुका है, अल्फा आ चुका है, तो आपका फंक्शन आ गया px, तो बताओ px कितना आ गया, तो px बराबर, ठीक है, लैम्डा आ चुका है, अल्फा आ चुका है, तो आंसर कितना आ गया, लैम्डा की जगह रखूंगा मैं -12 x प्लस 2 का स्क्वायर और x माइनस 5/2, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर, बढ़िया, आगे समझ में। तो इस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुपदीय फलन के बारे में है, बहुपदीय फलन को अच्छे से समझ लो, बहुपदीय फलन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझ लो, कोई तकलीफ किसी तरह की नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह के क्वेश्चंस में, राइट। चलिए इसके अलावा और क्या क्या बचता है, एक आता है तत्समक फलन, एक आता है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। कह रहे तत्समक फलन क्या चीज है ना, आइडेंटिटी क्या चीज है, मेरी आइडेंटिटी कौन है, मैं हूं भाई, मेरे आई कार्ड में किसकी फोटो है, मेरी तो है, यानी मेरी पहचान में खुद हूं, तो ऑब्वियस बात है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, मेरे आइडेंटिटी कार्ड में अगर मेरी फोटो है यानी मेरी आइडेंटिटी मैं हूं, तो ऐसा फलन जिसमें खुद का संबंध खुद से हो, ऐसा फलन जिसमें खुद का संबंध खुद से हो उसे हम अचर फलन कहते हैं, जैसे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, है ना। तो ऐसा फलन जिसमें खुद का संबंध खुद से उसे क्या बोलते हैं, हम अचर फलन कहते हैं, ठीक है, सॉरी तत्समक फलन कहते हैं। तत्समक फलन का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर। 1 का 1 से होना चाहिए, खुद का खुद से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, यदि खुद का संबंध खुद से है तो उसे हम तत्समक फलन कहते हैं, यानी आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx बराबर x, क्लियर। तो fx इक्वल्स टू x इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, fx इक्वल्स टू x इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें खुद का कनेक्शन खुद से हो, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी फंक्शन, श्योर। इसका ग्राफ हम बना लेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा भाई, fx बराबर x क्या है, बेसिकली एक रेखा है, कौन सी रेखा, जो मूल बिंदु से गुजरती है, ठीक है, इट्स लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, ओरिजिन से जाने वाली रेखा, ये इसका ग्राफ होगा fx बराबर x का। तो ध्यान रखिए fx बराबर x एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसके क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है जब हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, यानी संयुक्त फलन पढ़ेंगे, जब संयुक्त फलन पढ़ेंगे तब कुछ क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें खुद का संबंध खुद से हो, यानी fx बराबर x।
अब बात करते हैं हम अचर फलन की। इसकी बात करते हैं अचर फलन की। देखिए अचर फलन का क्या मतलब होता है। अचर फलन का मतलब है कि प्रांत में कितने भी बिंदु हों, लेकिन अगर रेंज एक सिंगल अवयव आ रही है, अगर रेंज क्या आ रही है, एक सिंगल अवयव आ रही है, तो उसे हम अचर फलन कहते हैं। अचर फलन का मतलब है जिसकी रेंज क्या आएगी, एक सिंगल अवयव आएगी। क्लियर? तो मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए जैसे ये मेरे पास है x1 है, x2 है, x3 है ना, ठीक है। अब x1 की इमेज भी c है, x2 की इमेज भी c है, x3 की इमेज भी c है, x4 की इमेज भी c है, x5 की इमेज भी c है, हर पॉइंट पर वैल्यू c आ रही है। इसका मतलब फलन कैसा है, अचर फलन है। तो अचर फलन का मतलब होता है fx बराबर c। अब आप इसमें x1 रखो तो भी c आएगा, आप x2 रखो तो भी c आएगा, आप x3 रखो तो भी c आएगा। इसका मतलब ये अचर फलन है। क्लियर है? कैसा फलन है ये? अचर फलन है। fx बराबर c इज नोन एज अचर फलन। क्लियर? ठीक है। इसका ग्राफ अगर c पॉजिटिव है तो ये एक रेखा होगी जो x अक्ष के समांतर होगी। अगर c पॉजिटिव है तो ये रेखा होगी जो x अक्ष के समांतर होगी, ऊपर होगी x अक्ष से। और अगर c नेगेटिव है तो ये एक रेखा होगी जो x अक्ष के समांतर होगी लेकिन x अक्ष के नीचे होगी। क्लियर? तो यदि c पॉजिटिव है तो दिस लाइन विल बी अबव x एक्सिस। x अक्ष के ऊपर होगी रेखा जो x अक्ष के समांतर होगी, और c नेगेटिव है तो x अक्ष के नीचे होगी और x अक्ष के समांतर होगी। क्लियर है? इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। समझ में आ गया? एग्जांपल दुनिया भरी पड़ी है। fx बराबर एक अचर फलन है, ऑब्वियस सी बात है। fx बराबर -1 ये एक अचर फलन है, ठीक है। और देखिए सिग्नम e की पावर x, सिग्नम e की पावर x, सिग्नम e की पावर x कैसा फलन है? अचर फलन है भाई। कैसे यार? e की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होगा। e की पावर x कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, और चूंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो सिग्नम का मान हमेशा 1 आएगा। तो ये भी एक अचर फलन है। सिंपल सी बात है। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ये भी एक अचर फलन है। क्लियर है? तो अचर फलन है ये सब। अचर फलन को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। इसमें एक अच्छा एग्जांपल है मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन में। कांस्टेंट फंक्शन में एक एग्जांपल है मेरे पास अच्छा, fx बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस एक्स। ओके। इसमें पहला क्वेश्चन तो यह है कि fx का मान क्या आएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि यदि g5/4 1 है, अगर यदि g5/4 1 है तो gfx का मान क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है। एक ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, देख लेते हैं, है ना। अब आपको लग रहा होगा यार अपन तो बात अचर की कर रहे थे, अभी पता नहीं कहां से ट्रिग्नोमेट्री घुसाई है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो कोई तकलीफ होनी तो नहीं चाहिए आपको। तो तकलीफ कहाँ है? कोई तकलीफ नहीं है। काम करते हैं भाई, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर के साथ कोई मैच नहीं है भाई, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर के साथ कोई मैच नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, कोई भी एक साइन स्क्वायर, है ना। चलो इसी को बदल लेता हूं, किसी भी एक साइन स्क्वायर को, आपकी मर्जी है, दोनों में से आप किसी भी एक को बदल सकते हैं। इसको कॉस में बदल लो, या तो उसको बदल लो या इसको बदल लो, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आप इस पोर्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आ गया। यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, 1 माइनस ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस एक्स। आ गया, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिया। चलिए अब इधर आ जाइए। सब लोग भाई 11th में पढ़कर आए हैं, 2 cos A cos B याद होगा। 2 cos A cos B है ना, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बच्चों वाली बात है यार, 11th में सब पढ़कर आते हैं, ठीक है। 11th में सब पढ़कर आए होंगे। 2 cos A cos B, cos A प्लस B दोनों एंगल जुड़ जाएंगे, प्लस cos A माइनस B दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B क्या बोला है देख लेते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, भाई मेरे को ऐसा याद है कि बचपन में ये फॉर्मूला मैं हमेशा गलत करता था, और मैं जब भी 13 में पढ़ाता हूँ ना तो 13 में मैक्सिमम बच्चों से पूछ लो आप,
भैया मैक्सिमम लोग गलत आंसर देंगे, इक्के दुक्के को छोड़ दो। अगर क्लास में 100 लोग बैठे ना तो 100 में से 2 सही दे पा रहे होंगे, बाकी सब गलत देंगे। कुछ को तो आता ही नहीं होगा। cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा? cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। श्योर है? तो मैं लिख लूँ इस एक्सप्रेशन को, क्या लिखूंगा? cos a प्लस बी, दोनों एंगल जुड़ जाएंगे। cos a प्लस बी, दोनों एंगल जुड़ जाएंगे। cos a माइनस बी, दोनों एंगल घट जाएंगे। ठीक है, ये आएगा 1/2 cos π/3 प्लस 2x, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, cos 60 हाफ होता है हाफ इंटू हाफ 1/4। cos 60 हाफ होता है हाफ इंटू हाफ 1/4। श्योर है? यहाँ तक आ गया, आगे बढ़े। अच्छा, आपको दिख रहा होगा ये चीज, ये cos 60 हाफ है। cos 60 कितना है? हाफ। तो ये चीज माइनस में है और यही चीज प्लस में है। ये चीज माइनस में और यही चीज प्लस में है। क्लियर है? तो बताओ फंक्शन क्या निकल कर आया? फंक्शन निकल कर आ गया बेटा 5/4, यानी ये एक अचर फलन है x के किसी भी मान के लिए। x का कोई भी मान आप इस एक्सप्रेशन में रखकर देख लेना, x का कोई भी मान आप इस एक्सप्रेशन में रखकर देख लेना, इसका मान 5/4 ही आएगा। श्योर? x का मान कोई भी मान आप इसमें रखकर देख लेना, ये 5/4 ही आएगा, यानी इसका मान सिर्फ और सिर्फ 5/4 आएगा। नहीं, एक अचर फलन है। कैसा फलन है? अचर फलन है। श्योर है? ठीक है, तो एक अचर फलन का एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है ये। ठीक। अच्छा, अब दूसरा वाला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। कैसे करेंगे? तो दूसरे वाले क्वेश्चन में तो बचा ही क्या है भाई? आपने पूछा क्या है दूसरे वाले क्वेश्चन में? आपने मुझसे पूछा इसका मान बताओ, आपने मुझसे पूछा है g(f(x) का मान बताओ। ठीक है, अब ये तो हमेशा 5/4 ही आएगा, f(x) का मान हमेशा 5/4 ही आएगा। f(x) का मान हमेशा 5/4 ही आएगा और इसका मान आपने दे रखा है 1। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। ठीक, जैसे बोलते हैं अचर फलन। ठीक है, अचर फलन का मतलब ऐसा फलन जिसकी रेंज एक सिंगल एलिमेंट आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं बीजीय फलन की। बीजीय फलन से पहले मैं पॉइंट फंक्शन पढ़ा देता हूं। पॉइंट फंक्शन, बिंदु फलन, पॉइंट फंक्शन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट फंक्शन की, है ना। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? बिंदु फलन। पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसके प्रांत में केवल एक ही बिंदु हो। ठीक है, जिसके प्रांत में केवल एक ही बिंदु हो, और ऑब्वियस सी बात है जिसके प्रांत में केवल एक ही बिंदु होगा तो उसके रेंज में भी एक ही बिंदु होगा, यानी उसके पास जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, है ना। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसके प्रांत में केवल एक ही बिंदु हो। ऐसा फंक्शन, ऐसा फलन जिसके प्रांत में केवल एक ही अवयव हो। श्योर है? सारे बच्चों को क्लियर है? ऐसा फंक्शन जिसके प्रांत में केवल एक ही अवयव हो। अगर किसी फंक्शन के प्रांत में केवल एक ही अवयव है, इसका मतलब पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का एग्जांपल √1 - x प्लस √x - 1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसका प्रांत निकाला। भाई आप मुझसे बोल रहे हो कि सर पॉइंट फंक्शन है क्या चीज? तो वही तो बता रहा हूँ बेटा, जिसके प्रांत में केवल एक ही अवयव हो उसका प्रांत निकाल लेते हैं। उसका प्रांत क्या होगा? इसका प्रांत होगा, रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? > 0। ठीक है, रूट को देखा तो क्या ख्याल आया? > 0। ओके, ये आगे कह रहा है 1x 1 से छोटा होगा, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है x 1 से बड़ा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो कॉमन क्या हुआ यार? इसका जब कॉमन निकालेंगे तो कह रहा है 1 से छोटा और वो कह रहा है 1 से बड़ा, तो इनके कॉमन में केवल एक ही बिंदु आ रहा है, ओनली और ओनली 1। ठीक है, इनके में एक ही बिंदु आ रहा है, केवल ओनली और ओनली 1। तो प्रांत में क्या आ रहा है? ओनली 1 आ रहा है। क्लियर है? यानी प्रांत में केवल और केवल एक ही अवयव आ रहा है, और अगर प्रांत में केवल एक ही अवयव आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा कोई रेंज पूछे तो क्या होगी इसकी? तो सीधी सी बात है, एक ही पॉइंट आ रहा है, उठा के रख दो। ओके, इसको उठा के रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, तो यहाँ पर उठा के हम 1 रख देंगे, 0 यहाँ रख देंगे 0, तो इसकी रेंज आएगी केवल और केवल 0। समझ आ गया? आई थिंक क्लियर होगा पॉइंट फंक्शन। ठीक है, पॉइंट फंक्शन का मतलब समझ आ गया? पॉइंट फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जिसके प्रांत में केवल और केवल एक ही बिंदु हो। चलिए अब हम बात करते हैं बीजीय फलनों की, अलजेब्रिक फंक्शंस। अब मैं बात करूंगा अलजेब्रिक फंक्शंस की, राइट है? ठीक है, देखिए बीजीय फलन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, बीजीय फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस, देखिए जितने भी दुनिया में बहुपदीय फलन हैं, हर बहुपदीय फलन बीजीय होगा।
हर बहुपदीय फलन बीजीय होगा, लेकिन हर बीजीय फलन बहुपदीय हो जरूरी नहीं है। लिख लीजिए बात, हर बहुपदीय फलन बीजीय होगा, पर हर बीजीय फलन बहुपदीय हो जरूरी नहीं। क्लियर है? हर बहुपदीय फलन बीजीय होगा, पर हर बीजीय फलन बहुपदीय हो जरूरी नहीं है। अब बीजीय फलन होगा क्या? जितने भी बहुपदीय फलन हैं उनमें आपने उनको प्लस से कनेक्ट करा, उनको आपने माइनस से कनेक्ट करा, उसको आपने अंडर रूट से कनेक्ट करा, आपने डिवाइड से कनेक्ट करा, ठीक है? तो बीजीय फलनों पर अगर हम ऑपरेशंस लगाते हैं, ये बात लिख लीजिए आप हिंदी में, यदि बहुपदीय फलनों पर ऑपरेशंस प्लस माइनस गुणा भाग अंडर रूट, ठीक है? यदि बहुपदीय फलनों पर ऑपरेशंस प्लस माइनस गुणा भाग अंडर रूट लगाकर जो फलन प्राप्त होते हैं उसे हम बीजीय फलन कहते हैं। बहुपदीय फलनों पर ऑपरेशंस जैसे प्लस माइनस गुणा भाग या अंडर रूट लगाकर जो फलन प्राप्त होते हैं उसे हम बीजीय फलन कहते हैं। तो बीजीय फलन क्या हुआ? जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए ये कैसा फलन है बेटा, तो ये फलन बेटा बीजीय भी है और बहुपदीय भी है। ये बीजीय भी है और बहुपदीय भी है। क्लियर है? ठीक है। आपने बोला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बीजीय फलन है। आपने एक बहुपदीय फलन पर अंडर रूट लगा दिया, दैट्स ऑल। बहुपदीय फलन पर अंडर रूट लगा दिया, ये बीजीय फलन है। तो दुनिया का हर बहुपदीय बीजीय होगा, लेकिन हर बीजीय बहुपदीय हो जरूरी नहीं है। क्लियर? इसे बोलते हैं हम कौन से फंक्शन? इसे बोलते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शंस। चलिए, अलजेब्रिक फंक्शंस में आता है परिमेय फलन, इसके बाद आता है, सॉरी, अलजेब्रिक फंक्शंस के बाद आता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, ठीक है? ट्रांसीडेंटल की मुझे हिंदी से ही बताऊं तो अभी याद नहीं आ रही है, तो ट्रांसीडेंटल की हिंदी में आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं? दुनिया में जितनी फंक्शन जो बीजीय नहीं है, बीजीय को छोड़ दो आप, बीजीय को छोड़ के जो फंक्शन बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसीडेंटल। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होंगे? वे फलन जो बीजीय नहीं है, वे फलन जो बीजीय नहीं है। सीधी सी बात है, जो फलन बीजीय नहीं है बस वो ट्रांसीडेंटल है। बस दुनिया में दो ही तरह के फलन है, या तो ट्रांसीडेंटल होंगे या फिर बीजीय होंगे। क्लियर है? तो जो फलन बीजीय नहीं होगा वो ट्रांसीडेंटल होगा, जैसे e की पावर x, है ना? एग्जाम्पल के तौर पर e की पावर x हो गया, sin x हो गया, है ना? sin x प्लस x हो गया, ये सब आप देख रहे हो ना, ये सब के सब ट्रांसीडेंटल है। जो बीजीय फलन नहीं है वो ट्रांसीडेंटल है, दैट्स ऑल। ठीक है? अच्छा, अगर आपसे कोई इसका ग्राफ बनवाए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x प्लस साइन एक्स का, है ना? तो आप बताओ x प्लस साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप लोग? तो पहले बताइए, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन एक्स होता है -1 से 1 तक। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक। दोनों तरफ x ऐड कर दो, तीनों तरफ क्या ऐड कर दो? x ऐड कर दो। x क्या कर दो? ऐड कर दो। कर दिया ऐड? ठीक है, यहाँ तक आ गया। x ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है? x प्लस 1 लाइन ऐसे जाएगी और x माइनस 1 लाइन ऐसे जाएगी। क्लियर है? ये कौन सी लाइन है बेटा? x प्लस 1। ये कौन सी लाइन है बेटा? x माइनस 1। और ये कौन सी लाइन है? x। क्लियर है? समझ आ गया? साइन x कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 होता है। बिल्कुल ठीक है। अपन ने तीनों में x जोड़ दिया तो ये आ गया। तो x प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों लाइन्स के बीच में बनेगा, है ना? x प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों लाइन्स के बीच में बनेगा। क्लियर है? और जहां जहां साइन 0 होगा, है ना, जहां जहां साइन 0 होगा वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा? x पर लाई करेगा। तो जहां जहां साइन 0 होगा, साइन 0 कहां पर होगा? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, है ना? तो 0 वाला पॉइंट, पाई वाला पॉइंट, 2 पाई वाला पॉइंट सब किस पे लाई करेंगे? x पर लाई करेंगे। क्लियर? तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, है ना? ग्राफ पे हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको।
दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ रहेगा। दोनों लाइंस के बीच में ग्राफ रहेगा। क्लियर है? ये ग्राफ दिख गया होगा, है ना? दिख गया ना? अच्छा, जहां जहां ये पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है 0 है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये पाई है। तो जहां जहां एक्स एक्सिस पे टच करेगा, एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट होगा जहां साइन 0 होगा। अब साइन 0 कहां पर होगा? पाई पर होगा, और 2 पाई पर 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? और कहां पर होगा, है ना? ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट माइनस पाई हो जाएगा, है ना? कौन सा पॉइंट हो जाएगा? माइनस पाई हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ बन सकता है। तो ये ग्राफ आप जो देख रहे हैं ये एक्स प्लस एन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे ग्राफ जाता जाएगा। ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बच्चा परिमेय फलन, एक छोटा सा, तो वही बता देता हूं मैं आपको। परिमेय फलन, रैशनल फंक्शंस, लिख लीजिएगा। दो बहुपदीय फलनों का अनुपात, दो बहुपदीय फलनों का अनुपात। ठीक है, दो बहुपदीय फलनों का अनुपात। ठीक है ना, दो बहुपदीय फलनों का अनुपात। अगर आपसे ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आ रहा हो, नीचे भी एक पॉलिनोमियल आ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं परिमेय फलन। ठीक है, परिमेय फलन का मतलब होता है ऊपर भी एक पॉलिनोमियल आ जाए, ठीक है, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल आ जाए। तो ये क्या है? ये बहुपदीय फलन, ये परिमेय फलन। परिमेय फलन का मतलब होता है ऐसा फलन जिसमें ऊपर भी एक बहुपदीय फलन आ रहा हो और एक नीचे भी बहुपदीय फलन आ रहा है। तो दोनों बहुपदीय फलनों का अनुपात होता है वो परिमेय फलन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अपरिमेय फलन में क्या होगा? अपरिमेय फलन में क्या होगा? अगर मैं अपरिमेय फलन की बात करूं तो अपरिमेय फलन में क्या होगा? अपरिमेय फलन में क्या होगा? अंडर रूट की टर्म सारी होंगी, है ना? भाई अपरिमेय का क्या मतलब होता है? जिसमें अंडर रूट आ जाए, वही आ गया, नीचे आ गया एक्स की पावर 1/3 + 4। तो ये जो है ना, ये अपरिमेय फलन है। एक्स की पावर 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, तो इस तरह की अगर सिचुएशंस आती हैं तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल फंक्शंस। राइट, चलिए तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या बताया मैंने अभी तक आपको। अचर फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसकी वैल्यू हमेशा केवल एक ही आएगी, वो अचर फलन कहलाता है। f(x) = c। इसका ग्राफ या तो x अक्ष के ऊपर होगा, x अक्ष के समांतर, और x अक्ष के ऊपर, या x अक्ष के नीचे होगा, या x अक्ष के समांतर होगा। उसके अलावा बताया तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें खुद का संबंध खुद से हो, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। f(x) = x। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मैंने बताया पॉइंट फंक्शन, बिंदु फलन। बिंदु फलन क्या होता है? ऐसा फलन जिसके प्रांत में केवल एक ही अवयव हो, उसे हम बिंदु फलन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया परिमेय फलन क्या होता है? दो बहुपदीय फलनों का अनुपात परिमेय कहलाएगा। अपरिमेय फलन क्या होगा? जिसमें अंडर रूट की टर्म्स, 1/3 की टर्म्स, इस तरह की टर्म्स आ रही हैं, वो अपरिमेय फलन होगा। क्लियर? इसके अलावा मैंने बताया बीजीय फलन क्या होता है और ट्रांसेंडेंटल क्या होते हैं। बीजीय फलन क्या होते हैं? जो बहुपदीय फलनों पर अपन ऑपरेशंस लगाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो कहलाते हैं हमारे पास बीजीय फलन। ठीक है, और जो फलन बीजीय नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल कहलाते हैं। ठीक है, ये पूरा पार्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। तो मैंने आपको सभी तरह के फलन्स बता दिए हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम किसकी? अब हम बात करेंगे रेंज की। किसकी बात करेंगे? रेंज की। ठीक है, तो बेटा हम बात कर रहे थे रेंज की। किसकी? रेंज। ओके, हम परिसर की बात कर रहे थे, है ना? देखिए, प्रांत और परिसर में एक बेसिक डिफरेंस क्या है पता है? प्रांत का तो क्या, हर गली मोहल्ला सब फिक्स है। तुमको देखा ये ख्याल आया, तुमको देखा ये ख्याल आया, तुमको देखा ये ख्याल आया, लॉग को देखा फिक्स ख्याल है, रूट को देखा फिक्स ख्याल है, 1/f(x) को देखा फिक्स ख्याल है। ठीक है, समझ रहे हो, है ना? तो वहां सब चीजें फिक्स्ड हैं, तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन डोमेन का ले आओ, खतरनाक से खतरनाक, अपन कर लेंगे, क्योंकि वहां तकलीफ नहीं है ना, क्योंकि सोचने नहीं है ना, हर चीज फिक्स है। भाई जब आपको पता है कि इस काम के लिए इस गली में जाना है, इस काम के लिए इस गली में जाना है, इस काम के लिए इस गली में जाना है, तकलीफ कहाँ है? तकलीफ ये है जब आपको पता ही नहीं है किस काम के लिए किस गली में जाना है, तो तकलीफ है। ठीक है, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे? रेंज, देखिए रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है प्रांत के सभी संभव मानों के लिए, x के सभी संभव मानों के लिए y के सभी संभव मान परिसर कहलाते हैं। क्लियर? यानी प्रांत क्या होगा भाई? परिसर क्या होगा? x के सभी संभव मानों के लिए y का संभव मान, y के सभी संभव मान परिसर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी प्रांत में जो बिंदु हैं या प्रांत में जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर जो y की वैल्यू आएगी, दैट इज नोन एज रेंज। ठीक है, तो x के सभी संभव मानों के लिए y के सभी संभव मान क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। ओके, ठीक है सर, अब करेंगे क्या, है ना? अब परिसर निकालने के लिए करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो आप प्रांत ज्ञात कर लो।
दिए गए फलन का क्या याद कर लो, प्रांत याद कर लो। ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है, x को y के पदों में व्यक्त कर दो। ओके, x को y के पदों में व्यक्त करो, या फिर हम बाउंड्री कंडीशंस भी लगा सकते हैं, यानी जैसे मान लो कि स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसके बारे में देख लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो x को y के पदों में व्यक्त कर लीजिए, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी प्रांत याद कर लो, और प्रांत याद करने के बाद x को y के पदों में व्यक्त कर लो। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है, y का वह मान जिस पर x अपरिभाषित हो जाता है, y का वह मान जिस पर x अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, y का वह मान जिस पर x अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया, y का वह मान जिस पर x अपरिभाषित हो जाता है उसे r में से घटाने पर, उसे r में से घटाने पर परिसर प्राप्त होगा। क्लियर है, समझ आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए फलन का प्रांत ज्ञात करेंगे, बिल्कुल ज्ञात करेंगे। उसके बाद x को y के पदों में व्यक्त करेंगे, और y का वह मान जिस पर x है परिभाषित हो जाता है। ठीक है भाई, जिस किसी कोई ऐसा पॉइंट, कोई y की ऐसी वैल्यू, y की ऐसी वैल्यू जिस पर x अपरिभाषित हो जाएगा, उसे हम हटा देंगे r में से, तो हमें पैसा निकल जाएगा। क्लियर, ठीक। इसके अलावा बहुत जगह हम मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस भी यूज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं परिसर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप पहले समझिएगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, y बराबर 2 + x अपॉन 2 - x, आपने मुझसे इसका परिसर पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने मुझसे परिसर पूछा, मैंने को परिसर निकालना था, है ना। सबसे पहले मैंने इसका प्रांत लिख लिया। क्या लिखा प्रांत, इसका प्रांत होगा बेटा हर 0 नहीं हो सकता, यानी x का मान 2 नहीं हो सकता, तो इसका प्रांत क्या होगा, r - 2। आ गया, ठीक है भाई, सिंपल है ना। प्रांत निकल गया। प्रांत निकालने के बाद क्या करेंगे हम, प्रांत निकालने के बाद हम सीधा सीधा एक फंडा है हमारा कि हम पैसा निकालेंगे। तो पैसा निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आएगा 2y - xy बराबर 2 + x। ओके, यहाँ से x निकल जाएगा, यहाँ से x निकल जाएगा, ये x आ जाएगा। ओके, सुनना भी, यहाँ से x आ जाएगा। श्योर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली बात है ना, पहली बात तो ये है कि भाई हमने बोला था कि y के जिस मान पर x अपरिभाषित हो जाएगा, y के जिस मान पर x अपरिभाषित हो जाएगा वो परिसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो y का मान अगर -1 ले लेता हूं, अगर y का मान -1 लेता हूं तो x अनंत बन जाएगा, है ना। तो y बराबर -1 पर x अनंत बन जाएगा, जो कि संभव नहीं है। क्लियर, तो पहली बात तो आप बोलेंगे कि सर y का मान -1 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y का मान -1 हो जाएगा तो x अनंत हो जाएगा। यार जब मैं इनपुट ही नहीं दे पाऊंगा, अनंत को इनपुट थोड़ी ना है भाई। ये कह रहा है कि y बराबर -1 चाहिए तो अनंत दो, अनंत कहां से दे सकता हूं मैं, दे नहीं सकता इनपुट में। क्लियर, तो y का मान -1 होने पर x अनंत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब पैसर कितना होगा भाई, पैसर में -1 तो नहीं आएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो x में 2 नहीं आ सकता, प्रांत में क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। क्लियर है, प्रांत में क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। ठीक है यार, 2 रख देंगे, 2 रखने पे यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, तो गोली मारो। ठीक है, चलिए, तो आपके परिसर में क्या नहीं आ सकता, आपके परिसर में केवल -1 नहीं आ सकता। तो रेंज क्या होगा बेटा, रेंज होगा r -1, जिसका रेंज होगा। क्लियर है, तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, r -1। ठीक, सबसे पहले प्रांत देखिए, प्रांत देखने के बाद उसमें x निकालिए, x निकालने के बाद देखिए y का ऐसा कौन सा मान है जो संभव नहीं है, तो y का मान -1 संभव नहीं है, तो रेंज आ जाएगा। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभी देखिए, स्टार्ट करें और क्वेश्चंस। राइट, मैं यहाँ पर कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ, है ना। अगर फंक्शन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर ax + b है, अगर फंक्शन ax + b है, ठीक है, फंक्शन क्या है, ax + b है। मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रेंज की, क्योंकि प्रांत आप निकाल लोगे। अगर रेखा है, रेखी है, तो इसकी रेंज हमेशा r होगी। अगर रेखा इस तरह से है तो इसकी रेंज हमेशा r होगी। अगर यही रेखा 1/1 में है तो इसकी रेंज r0 होगी। क्लियर, कोई बच्चा बोले कि सर कैसे आया है, तो बेटा x निकाल ले y के पदों में। क्या निकाल ले, x निकाल ले y के पदों में, सेम आपको मिल जाएगा। तो अगर रेखा है तो r होगी, 1/, रेखा है तो r0 होगी। ठीक है, अगर रेखीय अपॉन रेखीय है, अगर रेखीय अपॉन रेखीय है तो उसकी रेंज होगी r-, अच्छे देखना, r-a/c। ठीक है ना, ऊपर वाले x का गुणांक और नीचे वाले x का गुणांक, ये सब मैं ड्राइव कर सकता हूँ।
और आप भी डराइव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बच्चा बोले सर ये कैसे आया, तो बहुत आसान है। कैसे आया बेटा, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर x निकाल ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल ले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल ले तो कितना आ जाएगा b माइनस डी वाई। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा b माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। तो आपको दिख गया होगा कि y का मान a बाय सी नहीं हो सकता, दिख गया, y का मान क्या नहीं हो सकता, a बाय सी नहीं हो सकता। श्योर है? तो अगर तो क्यों मेहनत करें अपन, भाई मेहनत क्यों करें जब मुझे पता है कि लीनियर अपॉन लीनियर जब भी आएगा तो रेंज हमेशा r माइनस ए बाय सी लिखें, दैट्स ऑल, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। श्योर है? तो अपन कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन कैसे पूछोगे आप, जैसे क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए एफ एक्स बराबर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन की रेंज क्या होगी। आ गया, आपने इसकी रेंज पूछ ली मुझसे, पूछिए अपने रेंज। अब मैं क्या करूं, इसकी रेंज निकालनी है। तो सबसे पहली बात मैं x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल कर दूंगा, क्लियर है। तो मैं x माइनस वन से मैं x माइनस वन कैंसिल कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना जब मैं x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल करूंगा तो यहाँ साथ में लिखूंगा x1 नहीं हो सकता। x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल तभी होगा, ये चीज से ये चीज कैंसिल तभी होगी जब x1 नहीं हो सकता। क्लियर है? यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब आपने बोला यार सर f x बराबर x बचा है, f x बराबर x तो एक रेखा होती है, बिल्कुल ठीक है, f x बराबर x एक रेखा होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। लेकिन f x बराबर x एक रेखा होगी, बिल्कुल ठीक है, ये रेखा बन जाएगी आपकी। क्लियर है? पक्का है? लेकिन x का मान क्या नहीं है, एक नहीं है। x का मान क्या नहीं है, एक नहीं है। अगर x का मान एक नहीं है तो इसका मान कभी भी एक नहीं आएगा। क्लियर? चूंकि x एक नहीं है, चूंकि x एक नहीं है तो fx का मान कभी एक नहीं आएगा। श्योर है? यहां पर एक होल आएगा छोटा सा। क्लियर है? चूंकि x का मान एक नहीं है तो इसका मान कभी एक आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और जब एक इसका मान कभी एक आएगा ही नहीं तो उसके परिसर में कभी भी एक नहीं आएगा। तो इसकी रेंज पता है क्या होगी, इसकी रेंज होगी r माइनस वन। श्योर? ये आंसर आएगा इसका। और देखिए क्वेश्चंस, देखिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया एफ एक्स बराबर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ओके, आपने मुझसे पूछा इसकी रेंज क्या होगी, आर एफ का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स लिख लेंगे, लेकिन ये कटेगा और ये कटेगा। कब कटेगा, जब एक्स का मान एक और दो नहीं। आगे आगे बढ़ू, चलो अब आगे बताओ। जब x एक नहीं है तो ये कभी एक होगा ही नहीं, जब x दो नहीं है तो ये कभी दो होगा ही नहीं। रिपीट, जब x एक नहीं है तो ये चीज एक नहीं होगी, जब x दो नहीं है तो ये चीज दो नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां से मैं बोल सकता हूं x एक नहीं है यानी फंक्शन कभी एक नहीं होगा, और x दो नहीं है इसका मतलब फंक्शन कभी दो नहीं हो सकता। तो रेंज क्या होगी, r माइनस एक और दो। रेंज क्या होगी, r माइनस एक और दो। ओके, और देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया, और ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लिया। ओके सर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो। तो आपने क्या करा, इसको लिख लिया, क्या लिखा आपने, x माइनस टू एक्स माइनस 3 और नीचे क्या आएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2। आगे यहां तक, आगे यहां तक बढ़े। आगे यहां तक आने के बाद जब मैं x माइनस टू से x माइनस 2 कैंसिल करूंगा तो मैं लिखूंगा x का मान दो नहीं हो सकता। भाई लिख लिया। अब बताओ फंक्शन क्या बचा। अब फंक्शन बच गया मेरे पास x माइनस 3 बटा x माइनस 1 बच गया। ओके, अभी मैंने आपको एक थ्योरी लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी लिखवाई थी ना, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। क्लियर है? उसी थ्योरी का यूज करके ढंग से देखना, ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, तो मैं परिसर क्या लिखूंगा, मैं परिसर क्या लिखूंगा, r माइनस क्या लिखूंगा, a बाय सी। a1 है c1 है, r माइनस a बाय सी, a1 है और c1 है। क्या ये क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, बस मिस्टेक मत कर देना। यहाँ पर बच्चा इसको काट देगा, बिल्कुल ठीक है, आपने काट दिया, आपके पास बच गया, ये बिल्कुल ठीक है। आपने बोला सर आपने लिखवाया था ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी की रेंज r माइनस a बाय सी होगी, तो a1 है c1 है तो r माइनस 1 आंसर होना चाहिए। नहीं बेटा, x का मान दो भी तो नहीं है, x का मान दो भी तो नहीं है। तो x बराबर दो रखकर देख क्या आ रहा है, यहाँ पर x बराबर दो रखकर देख क्या आ रहा है, देखें तो x बराबर दो रखकर देखते हैं।
x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इसका मान आएगा -1। कितना आएगा? fx का मान -1 आएगा। x बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तो इसका मान -1 आएगा। चूंकि x 2 नहीं है, इसका मतलब इसका मान -1 नहीं हो सकता। चूंकि x 2 नहीं है, इसका मतलब इसका मान -1 नहीं हो सकता। तो आंसर होगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस का भी आप याद रखें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपन चलेंगे, ये तो थे पार्ट लीनियर वाले, इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी तरह की। ओके, अच्छा ग्राफिकल देखना चाहें तो मैं इस पर क्वेश्चन ग्राफ से भी करा देता हूँ आपको, ताकि आपको तकलीफ ना हो, है ना। कोई बोले सर ग्राफ नहीं बताया सर आपने, है ना। चल तो ग्राफ वाले भी देख ले भैया, तू परेशान मत हो। लेकिन चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x + 4 / x + 1, है ना। ओके सर, रेंज आप एक लाइन में लिख ही लोगे। मैं रेंज लिखने में तो कोई तकलीफ है नहीं ना इसकी, तो आपने रेंज लिख ली। क्या लिखोगे इसकी रेंज? इसकी रेंज अब मैं एक लाइन में लिख सकता हूं r - 2। ग्राफ बता देते आप, तो ग्राफ देख ले बेटा, ग्राफ कैसे बनाएगा, है ना। एक काम कर, नीचे x + 1 है भाई, नीचे वाले को देखकर ऊपर वाले को मैनेज कर ले। तो ऊपर वाले को लिखेगा 2 × x + 1 + 2/x + 1। ठीक है, ऊपर वाले को लिख ले 2 × x + 1 + 2/x + 1। तो ये आएगा 2 + 2/x + 1। आ गया सर, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनेगा ये देखो आप। तो भाई ग्राफ बनाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत आसान है। पहले आप बताओ 1/x का ग्राफ याद है? ये 1/x का ग्राफ था। ये किसका ग्राफ था? 1/x का। ठीक है, अपन को चाहिए 2/x + 1, यानी 1/x + 1 की बात करो अभी। तो 1/x + 1, तो किस पॉइंट पर 0 होगा? -1 पर। किस पर 0 होगा? -1 पर। तो ग्राफ किस पर खिसक जाएगा? -1 पर खिसक जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ किस पे खिसक जाएगा? -1 पर। तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा? अब मेरा ग्राफ -1 पर खिसक जाएगा। ये कौन सी लाइन है? -1 लाइन। ये लीजिए, ग्राफ खिसक गया आपको -1 लाइन पर। ठीक है, इसको 1/x + 1 बोलो या 2/x + 1 बोलो, फिलहाल तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ गया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बन गया ग्राफ 2/x + 1। इसमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। जब 2 ऐड करते हैं तो ग्राफ वर्टिकली ऊपर शिफ्ट हो जाता है। भाई 2 ही तो ऐड करना है, 2 ऐड करेंगे तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, इस y अक्ष को 2 ऊपर शिफ्ट कर दो, है ना। सॉरी, x अक्ष को 2 ऊपर शिफ्ट कर दो, वर्टिकली कर दूं। तो इस x अक्ष, इस वाली लाइन को मैं 2 ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट है। तो क्या होगा? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ये लाइन बना लीजिए 2। कौन सी लाइन है ये? y = 2। कुछ नहीं करना, इस x अक्ष को 2 ऊपर उठा दे। तो उठा दी, 2 लाइन बना ली, 2 बना ली, और बाकी सेम ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसी शक्ल आपकी बन रही थी वैसे ही शक्ल बनेगी, शक्ल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसी शक्ल आपने बना रखी है, शक्ल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये ग्राफ 2 पर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। चला गया? अच्छा, इधर देख लेते हैं भाई, इसकी वैल्यू जो है एक बार 0 पे चेक कर लो कितनी आ रही है। तो 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 4, है ना। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। ठीक है, ग्राफ ऐसे जाएगा। क्या कर दिया यार, सॉरी। तो ग्राफ आएगा वैसे आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। सॉरी, ग्राफ इस तरह जाएगा। ठीक है, ग्राफ की शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ग्राफ की शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्राफ जैसा था वैसा ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ ये ग्राफ y = 2 ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो y = 2 लाइन बनाई है, बाकी ये एज इट इज प्लॉट किया है। ये एज इट इज प्लॉट किया है, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, आराम से आपको दिख रहा होगा। इस ग्राफ को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ नीचे -1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये ग्राफ ऊपर +1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो -1 से +1 के बीच में जा रहा है, लेकिन y = 2 लाइन को टच नहीं करेगा, यानी इसकी रेंज में 2 नहीं आ सकता। इस रेंज में क्या नहीं आ सकता? 2 नहीं आ सकता। ठीक, और देख लीजिए, y = 2x + 2/x - 2, इसकी रेंज। ओके, इसका भी ग्राफ बना सकते हैं अपन लोग। कैसे बनाएंगे? इसमें एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 × x - 2, लिख लिया, +6 हो गया बैलेंस। तो नीचे वाले को देख के ऊपर वाले को लिख लो, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2 + 6/x - 2, बस अब बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? इसका ग्राफ तो आप बना ही लोगे ना कि कौन सी लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा? x = 2 पर। कौन सी लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा? x = 2 पर। ये वाला ग्राफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा? x = 2 पर।
ओके, ये चीज x बराबर 2 पे शिफ्ट हो गई और 2 प्लस हो रहा है ना, तो ग्राफ कितना ऊपर उठेगा, 2 पर उठेगा। कौन कितना ऊपर उठेगा, 2 पर उठेगा। ये लो, समझ आ गया, क्लियर। ये x बराबर 2 पे अनंत होगा, x बराबर 2 लाइन बनाओ, ये 2 प्लस हो रहा है, y बराबर 2 बनाओ, बस बाकी ग्राफ की शेप ऐसे ही जाएगी जैसे जाती थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 0 पे इसकी वैल्यू देखना, 0 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो ग्राफ ऐसे जाएगा, दिख रहा आपको, चला जाएगा, खत्म, दैट्स ऑल, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, है ना। और इसकी रेंज आएगी r-2, ये कौन सी लाइन को टच नहीं कर रहा है, ये 2 लाइन को टच नहीं करेगा कभी भी, है ना। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी r-2, ओके। अब हम चलते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इनकी रेंज कैसे निकालेंगे, है ना। अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर आ जाए और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, या सिर्फ क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या होगा, है ना। उसके लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है। कैसे, देखिए, मेरे पास एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे ये ax² + bx + c है, श्योर है, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, a पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा, और इसका जो शीर्ष होता है यानी वर्टेक्स होता है वो होता है -b/2 है और -d/4 है, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला ऐसे बनेगा, ठीक है, और शीर्ष होगा ये, है ना। अच्छा, जब शीर्ष देखते हैं तो देखिए, हमें तो रेंज से मतलब है भाई, हम प्रांत की बात तो कर ही नहीं दे रहे, डोमेन तो हमें पता है इसका आ रहा है, हमको तो रेंज चाहिए, है ना। तो रेंज के लिए y देखते हैं हमेशा, क्या देखते हैं, y। और ये चीज आपको दिख रही है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये चीज मिनिमम है, क्या दे रही है, मिनिमम। तो यहाँ पर y का मिनिमम मान कितना है, -d/4 है, y का मिनिमम मान कितना है, -d/4 है। तो y बराबर ax² + bx + c कभी भी नजर आ जाए तो उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव पर अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4 है। यानी आपसे अगर रेंज पूछी जाए तो उसकी रेंज होगी -d/4 से अनंत, क्लियर। और अगर a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ओके। और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये है -b/2 है और -d/4 है, ठीक है। a नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, यही चीज मैक्सिमम दे रही है। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी -अनंत से -d/4। समझ आ गया, क्लियर। तो मैं कुछ क्वेश्चन इसी पर कराने वाला हूँ आपको, आराम से देख लेना आप। अगर a पॉजिटिव हो तो सीधा रेंज लिखेंगे -d/4 से अनंत, और अगर a नेगेटिव हो तो सीधा रेंज लिखेंगे -अनंत से -d/4, ओके। पहला एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x² + x + 1, इसका रेंज क्या होगा, आ गया। सबसे पहले इसका a देख लो आप, क्या देखेंगे, a, तो a इसका दिख रहा होगा आपको 1 है, विच इज पॉजिटिव, बस दिख गया, अपवर्ड पैराबोला है, इसका मतलब ये जा रहा होगा ऐसे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, और अगर ग्राफ ऐसे जा रहा होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4 है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4 है। तो रेंज लिख दूं, तो रेंज होगी बेटा क्लोज इंटरवल -d/4 है, d निकालना आता है, d² - 4ac, d क्या होता है, d² - 4ac, ठीक है। तो 1 - 4/4 × 1 से लेकर अनंत तक, यानी इसकी रेंज आएगी 3/4 से अनंत तक, बस खत्म, कुछ नहीं करना। a पॉजिटिव है, डायरेक्ट आप रेंज लिखो, ये रेंज आ गई इसकी, आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे। चलिए और देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ln लगा दूं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में ln लगा दूं तो क्या होगा, देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं ln लगा दूं तो क्या होगा, तो देखिए अंदर वाले की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं, अंदर वाले की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं, तो लड़ाई है ही नहीं। तो सबसे पहले अंदर वाले की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, और वैल्यू कितनी आई है, 3/4 से अनंत, क्लियर है। दिमाग मत लगाना, जब आप अंदर वाले की वैल्यू निकाल चुके तो दिमाग क्यों लगा रहे हैं भाई, सीधे सीधे आ गया। अब आप ln को अंदर ले जाइए, ठीक। चूंकि ln आपने देखा है, ln x का जो ग्राफ होता है ऐसे जाता है, ठीक है, ln का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे लॉग बढ़ेगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो मैं ln को अंदर ले जाऊंगा, तो ये आएगा ln 3/4 और ये आएगा ln अनंत। ln अनंत कितना होता है, अनंत, अनंत पर इसका मान कितना होगा, अनंत, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ln 3/4 से अनंत, कितना आंसर आएगा, ln 3/4 से अनंत, क्लियर, समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना आपको, बुद्धि लगाने मत, सीधा सीधा इसकी वैल्यू निकाली, अंदर वाले की लॉग लगाओ, आंसर आ गया, दैट्स ऑल, ओके। और देखो क्वेश्चंस, है ना,
क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है हमारे पास, क्वेश्चंस बहुत हैं। और देखिए क्वेश्चंस नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन मेरे पास है y बराबर ln log 3 ln 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ओके ठीक है। सबसे पहले मैं अंदर वाले क्वाड्रेटिक के पास जाऊंगा। मैं सबसे पहले किसके पास जाऊंगा? सबसे पहले मैं अंदर वाले क्वाड्रेटिक के पास जाऊंगा, उससे बात करनी है मुझे। तो पहले अंदर वाले का मैंने देखा कि अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो है 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। क्या इसका ए पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है सर। अगर ए पॉजिटिव है तो इसकी रेंज लिख सकता हूं मैं अंदर वाले की माइनस डी बाय 4 है, माइनस डी बाय 4 है। तो 64 माइनस 80 अपॉन 20 से अनंत। ओके गड़बड़ नहीं कर दूं मैं, 64 माइनस 80 अपॉन 20। क्लियर है? तो ये आएगा 16/20, 4/5 से अनंत। कोई तकलीफ? बिल्कुल तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप ln को अंदर ले जाइए, तो मेरा क्वेश्चन बन गया ln, और ये आएगा 4/5 से अनंत, ये आ जाएगा। श्योर? कोई तकलीफ नहीं? तो आपका आंसर आएगा ln 4/5 से ln अनंत अनंत होता है। ये आपका आंसर है। कर लेंगे सब? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन की रेंज निकाल सकते थे, है ना। और इस क्वेश्चन की जो रेंज आएगी वही आ जाएगी। और देखिए क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसकी रेंज क्या होगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है y बराबर log 3 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज क्या होगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरे पास है ln माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 की रेंज क्या होगी? ओके ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर हैं, आपको दिख गए होंगे, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है इसमें, एक और क्वेश्चन है, वो है 3/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इन सबकी रेंज निकालनी है। तो क्या तकलीफ है, एक एक करके करते जाते हैं भाई। सारे क्वेश्चन में एक ही फंडा है, ठीक है। ओके वैसे हिंदी फिल्मों वाला सीन है ना हीरो बदलेगा ना हीरोइन बदलेगी, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। हर फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है। सेम फंडा यहाँ पर है, ठीक है। आप हर क्या कर रहे हो? विलन बदल रहे हो, क्वाड्रेटिक तो वही रह रही है ऑलमोस्ट, तो विलन बदलते हैं। ई आ रहा है, बेस लॉग का चेंज हो रहा है। तो पहले वाले पे चलिए, चले गए। पहले वाले में क्या करेंगे? मुझे तो क्वाड्रेटिक से मतलब है। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक की दुकान पे गया, बिल्कुल चला गया, है ना। तो क्वाड्रेटिक की दुकान पे जब जाऊंगा तो क्वाड्रेटिक की दुकान पे जाके इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। इसका ए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पॉजिटिव है, ए कैसा है? पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b/4 से अनंत माइनस 16 15 और 60 डिवाइड बाय 12 से अनंत, यही आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 60 कितना होता है? 44 डिवाइड बाय 12, 11/3 आ जाएगा ये। तो 11/3 से अनंत आ जाएगी। आगे यार ये तो आपने इसकी वैल्यू निकाली है भाई, ये तो आपने इसकी वैल्यू निकाली है। अब इस पे ई लगा दो, आप क्या लगा दो? ई। क्लियर है? तो अब बन गया ई की पावर में 11/3 से अनंत। ओके तो आंसर कितना आ गया? ई की पावर 11/3 और ई की पावर अनंत क्या होता है? अनंत। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, हो गया। अगर मैं चौथे वाले क्वेश्चन पे जाऊं, अगर मैं चौथे वाले क्वेश्चन पे जाऊं तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? 3/3 क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? यस पता है। कितनी है इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू है 11/3 से अनंत, ठीक है। दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू सीधा पता है 11/3 से अनंत है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। अब रखूं आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3/अनंत 0 हो जाएगा, है ना। तो छोटा वाला पहले लिखा जाता है, बड़ा वाला बाद में लिखा जाता है। तो 3/∞ कितना होगा? 0, है ना। और ओपन आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इन्फिनिटी पर ओपन है, ठीक है। तो 3/∞ क्या आएगा? 0। अच्छा 3/11/3 ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 9/11, 9/11 क्लोज आएगा क्योंकि इस पे क्लोज है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, कर लेंगे। चलिए और दो क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। बाकी दोनों क्वेश्चन में क्या करना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। आइए, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर मैं जाता हूं सेकंड वाले के पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैं क्या करने वाला हूं? सबसे पहले मैं जाऊंगा 5 + 4x - x² की दुकान पर। क्या? ओके सर, इसका ए नेगेटिव है, इसका ए नेगेटिव है। पहली बार किसी क्वेश्चन का ए नेगेटिव है।
और a नेगेटिव आया है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस अनंत से माइनस d/4a 16 प्लस 20 अपॉन माइनस 4। ओके, इसकी वैल्यू आएगी माइनस अनंत से माइनस d/4a, तो 16 प्लस 20 अपॉन माइनस 4 आ गया ना d/4a। क्लियर है, ये कट जाएगा। तो ये आ गई माइनस अनंत से 9। अब समझना आप यार, माइनस अनंत से 9 तो इसकी वैल्यू आ गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाहर तो लॉग है ना यार, बाहर तो लॉग है, तो लॉग तो नेगेटिव पे लगेगा ही नहीं, तो लॉग तो नेगेटिव पे लगेगा ही नहीं। तो अगर किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत है, संभव ही नहीं है बेटा, लॉग नेगेटिव पे लगेगा ही नहीं। तो सर फिर क्या करें भाई, लॉग तो 0 के आगे से लगेगा ना, तो 0 के आगे से लगाओ। तो बेसिकली हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे log 3 0 से लेकर 9 तक। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान रखना। ठीक है, मैं मान लेता हूं उसका मान माइनस अनंत से 9 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि बाहर लॉग है और लॉग जो है नेगेटिव पे नहीं लगता भाई, लॉग तो 0 के आगे से लगता है, लॉग 0 के जस्ट आगे से लगेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप। क्लियर है। अब आप लॉग को अंदर ले जाइए, क्या करेंगे, लॉग को अंदर ले जाएंगे। तो जब आप लॉग को अंदर ले जाएंगे तो log 0 माइनस अनंत, log 0 माइनस अनंत और log 3 9 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर आएगा माइनस अनंत से 2। क्लियर, ठीक है, श्योर, ठीक है। 0 के जस्ट आगे log की वैल्यू माइनस अनंत होती है, 0 के जस्ट आगे log की वैल्यू माइनस अनंत होती है अगर आधार 1 से बड़ा हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, और बचा हुआ इसमें क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं अंदर वाले को देख रहा हूं, देख लिया। तो इसका a नेगेटिव है, क्या है इसका a नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस अनंत से माइनस d/4a, तो 9 माइनस 8 डिवाइड बाय 4a, ये आ जाएगी। आई थिंक मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस अनंत से 1/4। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, आ गई। अब वापस क्या करेंगे भाई, ln लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ln लिखा हुआ है। अगर किसी महान व्यक्ति ने माइनस अनंत से 1/4 लिख दिया तो आओ मैथ्स की बैंड बजाने वाला केस हो जाएगा। गलत है, ऐसा करना अपराध है। क्यों करना अपराध है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करें सर, वही करो बेटा जो पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था सर पिछले क्वेश्चन में, बेटा लॉग जो है वो 0 के जस्ट आगे से डिफाइंड होगा। ओके, और अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान रखिए, बाकी कोई तकलीफ नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन करो आप। ठीक है, अब आप आराम से ln को अंदर ले जाएंगे, तो ln 0 माइनस अनंत होगा 0 प्लस, और ये आएगा ln 1/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है दुनिया में सब आप कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन है IIT में आया था, x² + x+2 अपॉन x² + x+1। ओके, और इसकी रेंज पूछी गई थी। आ गया सर। अब क्या करें, इसके 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। देखो इसमें क्या है, मतलब मेरा मानना है, मैं ऐसा सोचता हूं, अगर मुझे लगता है कि इन 2 क्वाड्रेटिक को अगर मैं एक ही क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकूं तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। अगर मैं कर पाया तो बेस्ट है। ठीक है, अगर मैं 2 क्वाड्रेटिक को एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाया तो बेस्ट है। तो मुझे लग रहा है मैं कर लूंगा शायद। कैसे, तो मैं ऐसे कर लूंगा बेटा, नीचे देख x² + x+1 है, ये कभी 0 होना नहीं है, प्रांत आर है इसका, डेफिनेटली इसका प्रांत आर है, x रियल है, क्योंकि ये कभी 0 होगा ही नहीं ना। आप कर लो, a और d चेक कर लो इसका। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको सिंगल में कन्वर्ट कर पाया तो मुझे लग रहा है मैं कर लूंगा। कैसे, नीचे +1 है, ऊपर +2 है, तो ऊपर वाले 2 को लिखूंगा 1 + 1। क्लियर, नीचे 1 है ऊपर 2 है तो उसको 1 + 1 लिख लिया। अब मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1 + 1/x² + x+1। श्योर है सर। क्या मैंने इस एक्सप्रेशन को सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। और अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं जानता हूं, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, 3/4 से अनंत जस्ट निकाली है। तो जब मुझे इसकी वैल्यू पता है तो डायरेक्ट यूज कर लो। कैसे, 1 + 1/3/4 से अनंत। हो गया, श्योर। तो आगे बढ़े, क्या लिखेंगे, 1 + 1/अनंत 0, 1/अनंत 0 और 1/3/4 कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है,
जीरो मतलब छोटा पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है, उसमें एक ऐड कर दो तो आंसर आएगा बेटा 1 से लेकर 7/3 तक। 1 पर ओपन आएगा और 7/3 पर क्लोज आएगा। अब बात आती है सेकंड मेथड की। देखिए सेकंड मेथड जो हमें 11th क्लास में सिखाया गया होगा, श्योर मैं श्योर हूं कि 100% सिखाया गया होगा कि जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सबको एक तरफ ले जाएंगे। रिपीट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सबको एक तरफ ले जाएंगे, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक तरफ ले जाते हैं। ओके ठीक है, कंप्लीट। ओके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कर लिया और सबको एक तरफ ले गए, आगे यहां तक। अब यहां पर केस नंबर फर्स्ट, जब a 0 नहीं है, क्वाड्रेटिक का a 0 नहीं है, जब क्वाड्रेटिक का a 0 नहीं, क्वाड्रेटिक का a 0 नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। ओके क्योंकि हमें पता है x रियल है, पहले ही देख लिया था हमने, भाई जो भी मूल आएगा वो वास्तविक आने वाला है, हर x रियल है इसका। और अगर x रियल है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी इसका विवेचक होगा, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x रियल है, और अगर x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। श्योर, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 ये आ जाएगा। इसमें कुछ गड़बड़ कर दी है क्या मैंने, xy प्लस y, ओके प्लस 2 था वहां पर, प्लस 2 है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 2 है, ओके यहाँ y माइनस 2 है। चलिए श्योर, यहाँ तक आगे बढ़े। यहाँ तक आने के बाद y माइनस 1 कॉमन आ रहा है पूरे में से, ये आएगा y माइनस 1 माइनस 4y प्लस 8, बिल्कुल ठीक है सर, आ गया। तो ये आ जाएगा y माइनस 1 और ये आएगा 3y माइनस 7, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा माइनस से, ये आ जाएगा, आ गया। चलिए यहाँ से हम साइन डायग्राम बनाना आनता ही है ना, तो मैं यहाँ से साइन डायग्राम बना लेता हूँ। साइन डायग्राम बनाऊंगा तो y का मान पता है कितना आएगा, y का मान आएगा 1 से लेकर 7/3 तक, y का मान आएगा 1 से लेकर 7/3 तक, आ गया। लेकिन आप शुरू में क्या लेके चले हो भैया, आप लेके चले हो y का मान 1 नहीं हो सकता। भाई आपने केस ही ये बनाया शुरू में कि y का मान 1 नहीं हो सकता। अब यार y का मान 1 नहीं हो सकता तो फिर तेरे आंसर में 1 कैसे आ गया, 1 पर खुला अंतराल आएगा। तो पहला पार्ट आ देता है 1 से लेकर 7/3 तक, दे दिया। अभी मैंने केस नंबर फर्स्ट बनाया है, ध्यान रखना, अभी मैंने केस नंबर फर्स्ट बनाया है। जब y का मान 1 नहीं है तो हमने यहां से निकाला y का मान आएगा 1 से लेकर 7/3 तक, 1 पर ओपन आएगा, ठीक। केस नंबर 2, अगर y 1 हो गया तो क्या होगा, अगर y का मान 1 हो जाए तो क्या होगा, तो रख लेते ना y बराबर 1, यहाँ रख दो आप, ठीक है। y बराबर 1 रख के देख लो क्या तकलीफ आ रही है, y बराबर 1 रख दो, तो यहां से पता है कितना आएगा, y बराबर 1 रखोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये कट जाएगा। यहाँ से 1 बराबर 2 आया जो कि संभव नहीं है, यानी अगर मैं y बराबर 1 लेता तो y बराबर 1 लेने पर 1 बराबर 2 आएगा जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने आंसर निकाला है यही मेरा फाइनल आंसर है, ये मैंने जो आंसर निकाला है यही मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 1 से लेकर 7/3 तक। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपने पूछा इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है सर, शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले मुझे डोमेन निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इसका डोमेन R ही है। उसके बाद मेथड नंबर फर्स्ट क्या था, याद करो, मैंने बोला था कि मैनेज हो जाए, तो नीचे वाले को देखकर अगर मैं ऊपर वाले को सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाए, पर ऐसी सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि ये -x और ये +x है, तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कर लिया, सबको एक तरफ ले जाइए, प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। ओके इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने कन्वर्ट कर लिया, यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद, अब यहां तक आ गए, यहां तक आने के बाद वापस हम दो केस बनाएंगे। पहला केस जब y 1 नहीं है, ओके भाई क्वाड्रेटिक है ना, a 0 नहीं हो सकता, तो y 1 नहीं है।
अच्छा एक्स रियल है ही, एक्स वास्तविक है, तो क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 का स्क्वायर। आ गया, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, ये आएगा माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 10y, ओके, और माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ से आएगा 3y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस 3, ये आ जाएगा। कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई, भाई सिखा चुका हूँ सब वेजीगर मेथड में, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके फैक्टर क्या होंगे, 3y माइनस 1 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, यानी y का मान आएगा 1/3 से 3 आ गया, लेकिन इसमें 1 नहीं आ सकता। ओके, सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन की जस्ट कॉपी है, पहला केस था जब y 1 नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, हमने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, बिल्कुल ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करना, साइन चेंज हो जाएगा, ये सब आपको आता है, राइट। केस नंबर सेकंड जो सिखाना है मुझे, अगर y बराबर 1 होगा तो क्या होगा, तो देख लेते हैं इस बार, देख लेते हैं ना, y बराबर 1 यहाँ रख दो आप, y बराबर 1 यहाँ रख दो आप, रख दिया, तो y का मान 1 रख दिया मैंने वहाँ पर, रख रहा हूँ मैं y का मान 1, ठीक। अगर y का मान मैं 1 रखूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से x बराबर 0 आ गया। आया, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि यदि मैं इनपुट में 0 डाल दूं, यदि मैं इनपुट में 0 डाल दूं तो y का मान 1 आ जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनपुट में 0 डाल दूं तो y का मान 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि मेरा पैसा अगर मुझे 1 चाहिए तो 1 चाहिए, इसके लिए मुझे x बराबर 0 डालना पड़ेगा। क्या x बराबर 0 मेरे पास है, हाँ है, क्योंकि मेरा डोमेन तो R है, और मेरा डोमेन अगर R है तो उसमें 0 भी आएगा भाई। क्लियर, तो चूंकि मेरा डोमेन R है और डोमेन R में 0 आता है, इसका मतलब अगर x बराबर 0 डालूंगा तो y का मान 1 आएगा, इसका मतलब मेरे आंसर में 1 आएगा। तो केस नंबर फर्स्ट को केस नंबर सेकंड के साथ क्लब कर दीजिए और तो फाइनल आंसर आएगा 1/3 से लेकर 3 तक, और जो आपने 1 घटाया था उसे वापस क्लब कर दीजिए। क्लियर, ये फाइनल आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा सब। y बराबर x/x स्क्वायर प्लस 1, इसकी रेंज क्या होगी, है ना। आंसर इसका है -½ से लेकर ½ तक। हो गया, अपन ने कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक में सब तरह क्वेश्चन देख लिए, लीनियर अपॉन लीनियर देख लिया। अब जैसे क्वेश्चन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का है, किसका है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का है। फंडा वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबको एक तरफ ले जाओ, सॉल्व कर लो, दैट्स ऑल, हो जाएगा। चलिए अब मैं जाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के पास। किसके पास, ट्रिग्नोमेट्री के पास। चलिए हम बात करते हैं, है ना, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर, त्रिकोणमितीय फलनों का परिसर। चलिए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में आप सब पढ़कर आए हो, बिल्कुल आए हैं सर। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें जो मुझे लगती है ना कि हर बच्चे को आनी चाहिए, जैसे एक चीज मैं जो मानता हूं आनी ही चाहिए, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 हमेशा पता होना चाहिए। ये 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और या आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x होता है। पहली बात नोट कर लो सारे बच्चे, वैसे तो 11 में आप पढ़कर आए हो कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 जो होता है हमेशा ये होता है बेटा, ठीक है, बहुत आराम से एक लाइन में आ जाएगा ये चीज़, या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ये पता होना चाहिए 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये लीजिए सर। ओके, ये दोनों रिजल्ट ऐसे हैं जो हर बच्चे को रटे होने चाहिए। भाई आप जब भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो 2 चीज़ें हमेशा याद आनी चाहिए। ओके, तीसरा रिजल्ट, तीसरा a cos x प्लस माइनस b sin x प्लस माइनस c। इनमें से ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो मैं ड्राइव नहीं कर सकता, एक एक 2 लाइन के डेरिवेशन है, पर ये सब आप 11th क्लास में पढ़कर आए हो। a cos x प्लस माइनस b sin x प्लस माइनस c। जब भी आपसे इसका डोमेन रेंज पूछा जाए, रेंज होगा -√a² प्लस b², रेंज होगा -√a² प्लस b², प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, और प्लस √a² प्लस b²
प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ये इसका रेंज। ओके, इसको भी हम डराइव कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर किसी को डराइव करना ही हो तो उसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, डराइव हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी एक में कन्वर्ट कर लेना, या तो साइन में कॉस में, तो डराइव हो जाएगा। क्लियर? फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आप हमेशा याद रखें कि ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स प्लस माइनस सी की रेंज हमेशा ये होगी। चलिए अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सबसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेना। पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, y बराबर अंडर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? ओके, आप इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर कर लो। ठीक है, आपको दिख गया होगा ए बी सी है ना, ए बी सी कंपेयर करके दिख ही होंगे, तो आप इसकी रेंज डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिखोगे इस एक्सप्रेशन की रेंज? तो इस एक्सप्रेशन की रेंज लिखी जाएगी माइनस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4। भाई ये जो चीज़ है ना, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ, और माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, दैट्स ऑल। ओके, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा -2 प्लस 4, ये 2 आएगा और ये 6 आएगा, ये आपका रेंज आ गया। सिंपल कर लोगे? ठीक है, इस तरह से रेंज निकल जाएगी, है ना। अब इसमें ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है y बराबर 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज क्या होगी। मुझे बहुत पसंद है ये, और जब भी मैंने 13 में क्वेश्चन कराया ना, तो आप बिलीव करो 100 में से केवल एक या दो बच्चे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्लासेस में कि सही आंसर दे दें। ठीक है, कैसे बताता हूँ। बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की दुकान पर जाएगा। मैं होता तो मैं भी जाता। तो A1 है B1 है ना, A1 है और B1 है, तो बच्चा बोलता है सर इसकी रेंज हो गई -√2 से √2। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, आपने सब कुछ सही किया है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? आएगी सर -√2 से √2 आएगी। बिल्कुल ठीक है, आ रही ना। चलिए अब क्या आएगा, ये 1 अपॉन में है। ठीक है, तो 1 अपॉन में आ गया, 1 अपॉन -√2 से √2 आ गया। और उसके बाद जो बच्चे चमत्कार मचाते हैं ना, बच्चा पता है क्या आंसर देता है इसका? बच्चा इसका आंसर देता है सर, इसका आंसर सर ये होगा, और ऐसा करना बहुत ही बड़ा अपराध है। ठीक है, अब समझ लो मैं जो बताने वाला हूँ, इसकी जो चीज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने वाला हूँ, ध्यान रखना आप। ठीक, -√2 से √2 लाना कोई बड़ी बात नहीं है यार, मैं ले आऊँगा, कोई और लाता, कोई भी ले आता, जो बच्चा नॉर्मल तरीके से तैयारी कर रहा होता वो लिख लेता। तो समझना क्या है, बीच में बेटा 0 आ रहा है, -√2 से +√2 के बीच में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये ब्रेक होगा 0 पर। कैसे ब्रेक होगा? क्योंकि मैथ्स में एग्जैक्ट 0 नहीं आती है। -√2 से 0 माइनस यूनियन 0 प्लस से √2, 0 पर ब्रेक होगा ये, 0 माइनस और 0 प्लस, ध्यान रखना इस बात का, ये 0 पर ब्रेक होगा। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब देखो आप। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में एग्जैक्ट 0 तो होता ही नहीं ना अपॉन में, राइट। तो -√2 से √2 के बीच में 0 आ रहा था, तो ये 0 माइनस हो जाएगा, ये 0 प्लस हो जाएगा। फिर अब क्या होगा, अब आगे देखना, ये 0 माइनस का मतलब समझते हो, 0 के जस्ट हल्का सा पीछे, यानी -0.000 समथिंग, 0 के जस्ट पीछे, माइनस में लेकिन -0.000 बहुत छोटा, और 1 अपॉन 0 माइनस होगा माइनस अनंत। कितना होगा? माइनस अनंत। ठीक है, 1 अपॉन 0 माइनस होगा माइनस अनंत। कितना? माइनस अनंत से लेकर -1/√2 तक। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। 1 अपॉन 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0.000 समथिंग, प्लस में लेकिन तो चूंकि 1 अपॉन 0 प्लस है, तो 1 अपॉन 0 प्लस आपको देगा प्लस अनंत। कितना देगा? प्लस अनंत, और ये देगा 1/√2, तो ये आएगा 1/√2 से प्लस अनंत, क्योंकि छोटा पहले लिखा जाता है, बड़ा बाद में लिखा जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब मुझे ये क्वेश्चन बहुत पर्सनली पसंद है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैक्सिमम लोग इसका आंसर ही देते हैं, तो इसका आंसर ये आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में जो आपसे मेजर मिस्टेक होने वाली थी, वो मेजर मिस्टेक क्या थी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, तो मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट। ओके, 3-4 क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, फटाफट देख लेते हैं अपन लोग कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है log 2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस √2/√2। ये क्वेश्चन तो मेरे पास ये आ रहा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है y बराबर साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा माइनस π/6। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। चौथा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है 1/साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, और एक पांचवा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है साइन की पावर 4x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और ये आएगा कॉस की पावर 4x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए देखते जाते हैं। मैं पहले वाले पर गया है ना, मैं फर्स्ट वाले पे जा रहा हूँ। चलिए फटाफट देखते जाते हैं। ओके, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे -√2 से √2। पक्का? लिख लो डायरेक्ट। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा? -√2 से √2 तय है, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो। उसमें कितना ऐड करना है? आगे चल। y बराबर log 2, बिल्कुल ठीक। इसकी वैल्यू आ रही है -√2 से √2। उसमें कितना ऐड करना है? 3√2 डिवाइड बाय कितना करना है? √2। इसकी वैल्यू आ रही है -√2 से √2 प्लस 3√2 डिवाइड बाय √2। बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो log 2, ओके, -√2 में 3√2 ऐड करो 2√2, √2 में 3√2 ऐड करो 4√2। तो -√2 प्लस 3√2 2√2, √2 प्लस 3√2 4√2 डिवाइड बाय √2। श्योर? पक्का? √2 से डिवाइड कर दो तो ये एक्सप्रेशन √2 से डिवाइड करने के बाद बनेगा 2 से 4। ये एक्सप्रेशन √2 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा? 2 से 4। अब लॉग को अंदर ले जाओ, लॉग को अंदर ले जाओ। log 2 2 1 और log 2 4 2। तो आपका आंसर आएगा 1 से 2। कितना आंसर आएगा? 1 से 2। श्योर? करना आगे सबको। सेकंड वाले पे चलिए, इस वाले पर आ जाइए। सेकंड वाले में क्या करेंगे? साइन ए प्लस बी आता है, साइन ए प्लस बी लगाओ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आ गया? चल इधर आ जाइए। कॉस ए माइनस बी आता है? आता है। क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। श्योर? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? अच्छा, cos π/6 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। ओके, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये चीज़ और ये चीज़ दो बार आ रही है, नहीं अलग अलग आ रही है, सॉरी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ √3/2 साइन थीटा, √3/2 साइन थीटा, और ये आ गया 1/2। लिख लेता हूँ √3/2 प्लस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा वाले पद एक साथ ले लो सारे बच्चे, ठीक है ना? √3/2 और 1/2। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये आ गया 1/2 और ये आ गया √3/2। तो लिख लीजिए √3/2 प्लस 1/2 कॉस थीटा। आ गया? क्लियर? क्या ये a cos x प्लस b sin x वाली फॉर्म बन गई? क्या ये a cos x प्लस b sin x वाली फॉर्म बन गई? बिल्कुल बन गई। ठीक है, तो लिख दूं उसका आंसर डायरेक्ट। उसका आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन लोग। क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? √3/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना? √3/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये चीज़ माइनस में आएगी और ये चीज़ प्लस में आएगी। समझ आ गया? तो बाहर आ जाएगी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? माइनस √3/2 प्लस 1/2, तो बाहर आ जाएगा, इंटू 1 प्लस 1 √2, और ये आ जाएगा √2 √3/2 प्लस 1/, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया सबको? कर लेंगे? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं ना तीनों मैंने, है ना? अब एक छोटी सी बात सोचना, अब छोटी सी बात सोचना और समझना, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया y बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल आ गया सर। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर के अलावा कुछ है ही नहीं ना, तो सीधा साइन स्क्वायर की वैल्यू यूज करो, आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आया तो
तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 0 से 1, यानी आंसर आ गया 1 से 2। कुछ नहीं करना है इसके अलावा, कुछ है ही नहीं ना साइन स्क्वायर के अलावा, तो सिंगल फंक्शन है, सीधा यूज करो, आंसर आ गया। अब इसी फंडे को मैं यूज करूंगा, कैसे देखिए, ये क्वेश्चन आया बिल्कुल ठीक, मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स है, ओके, कॉस स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख लिया। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से, तो ये एक्सप्रेशन बन गया 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2x बन गया। और चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर 2x के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप सीधी इसकी वैल्यू यूज कर लीजिए, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 से 1। बहुत तरीके हैं उस क्वेश्चन को कराने के, पर मुझे लगता है बेस्ट है। और इसको अंदर ले जाइए, 1 माइनस इसको अंदर ले जाइए, 0 से 1/4 और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 3/4 से 1। ओके, ये आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर आ जाइए, y बराबर 1/, ओके, y बराबर 1/। याद करो आज के लेक्चर में लिखवाया था साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 क्या होता है, आज के लेक्चर में ही लिखवाया है, आज के लेक्चर में ही लिखवाया है, लिखवाया है, श्योर है, ठीक है। तो बस बात खत्म हो गई भाई, ये चीज कभी जीरो होनी नहीं है ना, तो ये चीज तकलीफ तब देती जब ये जीरो हो जाती, ये चीज कभी जीरो होगी नहीं, और जब जीरो नहीं हो रही तो सीधा यूज करो। कैसे यूज करेंगे, 1 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू होगी 0 से 1, ओके, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0 से हाफ, कोई दिक्कत नहीं, ये आएगा 1 में से 0 गया 1 और 1 में से हाफ गया तो हाफ, और उसे उल्टा कर दो, तो आंसर कितना आ गया 1 से लेकर 2 तक, कोई तकलीफ नहीं है, ओके। बच्चे बोलना चाहें, बहुत सारे मेथड हैं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे मेथड कैसे हैं, आप साइन स्क्वायर निकाल के भी कर सकते थे, ठीक है, आप चाहें तो इसमें साइन स्क्वायर निकाल के कर सकते थे, कैसे, y बराबर 2/2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, बिल्कुल ठीक है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, जो इसको ले जाते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये आएगा बराबर 2/y, तो 2 माइनस 2/y, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए, ये आ जाएगा, आ गया, तो सॉल्व कर लीजिए बस। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक, तो सॉल्व कर लीजिए, y आ जाएगा। और भी तरीके हैं, और टाइम क्यों वेस्ट करें, जरूरत क्या है, जब मेरा काम चल रहा है। हाँ मुझे तकलीफ हो सकती थी, मुझे तकलीफ हो सकती थी इस केस में जब ये वाली टर्म कहीं जीरो हो रही होती, पर ये जीरो होगी नहीं कभी, तो कोई तकलीफ नहीं है, डायरेक्ट आप यूज करिए, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, और ये आएगा साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, आ गया, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। ये एक्सप्रेशन आपको रटाया है 1/2 साइन स्क्वायर 2x, ये एक्सप्रेशन आज ही रटाया है 3/4 साइन स्क्वायर 2x। याद रखना, जब तक आपकी तैयारी चल रही है ये हमेशा याद रखें आप, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ओके। अब क्या होगा, ये आ जाएगा 2, 1 और 1 तो 2 हो गया, माइनस 1/2 में 3/4 ऐड कर लो, 5/4 हो जाएगा आई थिंक, हाँ ठीक है, 5/4 और साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, हो गया बस। अब वापस चूंकि सिंगल फंक्शन है तो तकलीफ कहाँ है यार, साइन स्क्वायर की वैल्यू यूज करो आप, साइन स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, ठीक है, तो 2 माइनस 0 से 5/4 तक, श्योर। चलिए 2 में से 5/4 गया, 3/4 से लेकर 2 तक, ये आपका आंसर है, क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है, आ गया। तो जब भी आपका सिंगल फंक्शन हो तो आप हमेशा जो मैंने आपको फंडा बताया है उस फंडे को लगाइए, कहीं कोई तकलीफ नहीं आती है, ओके। जैसे मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको क्वेश्चन दे दूं 1/2 माइनस कॉस 3x, ठीक है, 2 माइनस कॉस 3x, इसकी रेंज क्या होगी। अब ये वाली जो टर्म है ना जीरो नहीं हो रही, ये वाली टर्म जीरो नहीं हो रही, तो कोई तकलीफ नहीं है, सीधे आप इसकी बाउंड्री कंडीशन लगाओ, क्या लगाओगे, -1 से 1,
लगा लोगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक आ गया। तो आंसर कितना आएगा, 1/3 से लेकर 1 तक। ओके चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म हो जाता है ना। आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर को हमने क्या बोला है, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले स्टार्ट क्या कहाँ से किया था, मैंने चर फलन बताया, समक फलन बताया, फिर मैंने आपको पॉइंट फंक्शन समझाया, व्हाट इज पॉइंट फंक्शन, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, परिमेय फलन, अपरिमेय फलन, है ना। इसके अलावा फिर मैंने आपको रेंज बताया, रेंज में मैंने आपको बताया कि रेखीय फलनों की रेंज कैसे निकालेंगे, फिर मैंने बताया क्वाड्रेटिक की कैसे निकालेंगे, फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की कैसे निकालेंगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की कैसे निकालेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के पास गए और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री की रेंज निकालना सीखी। क्लियर। इसके बाद जो रेंज है, अभी रेंज बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। थैंक यू।